देखिए, जो भी लोग क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं वो बीच में उसको छोड़कर ना जाए। जिसको जाना है वो पहले चले जाए या बता दे, जिसको ज़रूरी काम है। मैं हर बार बोलता हूँ कि ये नहीं कि क्लास को जब मर्जी ज्वाइन किया और जब मर्जी छोड़ दिया, वो नाइस नहीं है। अब देखिए, इसमें क्या है कि मैं अभी मेरी रिसेंट जितनी भी क्लासेज चल रही हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। इनिशियली ये ग्रुप मैंने बनाया था बिगिनर्स के लिए, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। अब आज की डेट में सब एक्सपर्ट हैं, इसमें बिगनर्स एक भी नहीं है। सारे लोग या तो कहीं से रिसर्च कर रहे हैं, या वो आचार्य कर चुके हैं, या बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं, वो लोग हैं। तो ये अब एक्सपर्ट्स की क्लास हो चुकी है, बिगनर्स की नहीं हुई। अब यहाँ पर हमें क्या है कि कोई भी प्लेनेट कैसे रिजल्ट देता है। तो रिजल्ट देता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना होता है, प्लेनेट एफ्लिक्टेड तो नहीं है। जो एफ्लिक्टेड प्लेनेट होता है वो आपको कभी भी खराब ही रिजल्ट देगा, इस बात की गारंटी है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपकी कुंडली में प्लेनेट यदि अफ्लिक्ट हो गया, वो कोई सा ही लॉर्ड हो, कितने ही योग बना रहा हो, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है, अफ्लिक्शन हम समझे कैसे। उसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेसी है, कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है। कोई पर्सन अपनी कुंडली में उच्च का प्लेनेट देखकर खुश हो जाता है, कोई कुंडली में नीच का प्लेनेट देखकर दुखी हो जाता है, कोई अस्त प्लेनेट देखकर दुखी हो जाता है, कोई ये देखकर खुशी हो जाता है कि ये केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहा है, पंच महापुरुष योग फॉर्म कर रहा है, या गज केसरी योग फॉर्म कर रहा है। और ये सारी चीजें जिसको कहते हैं ना सतही है, इनका कोई भी एस्ट्रोलॉजी से लेना देना नहीं है। कोई भी पंच महापुरुष राजयोग को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करते, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमने देख लिया कि केंद्र स्थानों में प्लेनेट अपनी राशि में बैठा है, दिमाग में बिठा लिया जी ये तो पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, दशा का इंतजार कर रहा हो, दशा जब आई तो उसने बर्बाद कर दिया। कर इसलिए दिया कि आपका पहला नियम है, कोई भी प्लेनेट एफ्लिक्ट हो गया वो आपको पीड़ित ही, उसको एफ्लिक्शन का मतलब होता है हिंदी में पीड़ित होना। जो व्यक्ति पीड़ित है वो आपका अच्छा कैसे कर सकता है। यदि हम किसी को जेल में बंद कर दें, किसी के पैर बांध दें, हाथ बांध दें, सभी तरफ से बांध दिया, और आप उम्मीद करो कि इसका समय आएगा तब ये आपका बेड़ा पार करेगा, वो कभी भी बेड़ा पार नहीं कर सकता। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लोगों को क्लियर नहीं है, जब हम वर्ड बोलते हैं फल नहीं देगा, तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, फल दे ही तो नहीं रहा है, कोई बुरे फल तो नहीं दे रहा है। फल नहीं देना अपने आप में बुरे फल देना है। फल नहीं देना अपने आप में बुरे फल देना है। कैसे? चंद्रमा ने आपको मां से रिलेटेड फल देने हैं, चंद्रमा की दशा आएगी, नेचुरल सिग्निफिकेशन। माइंड से रिलेटेड फल देने हैं। अब चंद्रमा ने फल देना बंद कर दिया तो मां से रिलेटेड कोई अच्छा इवेंट होगा ही नहीं, आपके माइंड से रिलेटेड कोई अच्छी चीज होगी ही नहीं। आपके मार्स ने फल नहीं दिए तो आप क्या सोचेंगे, मार्स ने तो फल दिए नहीं, तो आपको ना आप मकान बना पाओगे, ना जमीन बना पाओगे, ना आपके शरीर के अंदर किसी चीज से लड़ने की ताकत होगी, ना आपके मन के अंदर इच्छाएं पैदा होंगी। इच्छा कारक है जुपिटर, फल नहीं देगा, न्यूट्रल हो गया। एक तो हम कहते हैं पीड़ित है, पीड़ित है मतलब बुरे फल, अच्छा है अच्छे फल। अब वो प्लेनेट ने आपके ने कहा कि फल नहीं दूंगा मैं। फल नहीं देने का क्या मतलब है? आप बैंक में गए, पैसे नहीं मिले, आपको कहीं काम है, कोई बच्चे की फी भरनी है, कुछ खरीदना है, आपको बैंक ने मना कर दिया पैसे नहीं दूंगा, तो क्या ये ठीक है? क्या इसे आप न्यूट्रल मान के चल सकते हो? नहीं, वो भी एक पीड़ा है। कोई प्लेनेट फल नहीं देता तो समझ लीजिए वो आपको परेशानी की वजह है। प्लेनेट आपके बुरे फल देता है वो तो परेशानी की वजह है ही, मगर प्लेनेट जब न्यूट्रल काइंड हो जाता है तो वो भी आपके लिए बेटर नहीं है। इसलिए कभी भी न्यूट्रल प्लेनेट को देखकर कैसे पता चलेगा फल नहीं देगा, बताएंगे अभी। कैसे पता चलेगा फल नहीं देगा, कैसे पता चलेगा फल देगा? तो वही उसी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं समझाने के लिए कि जो मैं चीज समझा रहा हूं उसको आपको किस तरीके से कोरिलेट करना है। आप सोचो ऐसे ही मैंने प्लेनेटरी वॉर पिछली क्लास में कराया था। प्लेनेटरी वॉर का मैंने आपको कंसेप्ट कराया था, हार्डली लोगों ने सुना होगा जो मैंने बताया था प्लेनेटरी वॉर क्या होती है। आप लोग उसे क्या मानते हैं, मैंने क्या बताया था? तो प्लेनेटरी वॉर की भी कहां जरूरत पड़ती है जब हम एक प्लेनेट की कंडीशन देखना चाहते हैं, ये पीड़ित है या नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं जो मैं अर्लियर क्लास में भी बताया था, एक होता है अफ्लिक्शन, एक होता है स्ट्रेंथ। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है रिजल्ट कैसे आएंगे। प्लेनेट अफ्लिक्टेड है या नॉट अफ्लिक्टेड है, ये एक चीज है। अफ्लिक्टेड मींस वो जो मर्जी लॉर्ड हो, कुछ भी हो, उसने आपको खराबी रिजल्ट देने हैं। जो अफ्लिक्टेड नहीं है वो न्यूट्रल रिजल्ट देगा, और जो आपका अच्छी कंडीशन में है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। रिजल्ट की ये डेफिनेशन है बस, एफ्लिक्टेड विल गिव बैड रिजल्ट्स,
न्यूट्रल आपको न्यूट्रल रिजल्ट देगा, और नॉट अफ्लिक्टेड वो जो गुड कंडीशन में वो आपके अच्छे रिजल्ट देगा। अब बैड कितने देगा, अच्छे कितने देगा, ये एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। पता चल गया अच्छे रिजल्ट देगा, ढंग से बात करेगा। अब वो ढंग से इतनी सी बात करे, हेलो नमस्कार, और चुप हो जाए बैठ के, आपके किस काम आया, किसी काम का नहीं। पता चले वो आपको कुछ ज्ञान देकर चला जाए, 2 एस्ट्रोलॉजी के सूत्र देकर चले जाए ऐसे, जो कि फेल नहीं होते हो, तो आपके वो काम आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि आपको एफ्लिक्शन और गुड प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, एफ्लिक्टेड प्लेनेट जिसे हम डिग्निटी टर्म यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिसकी डिग्निटी अच्छी होती है वो प्लेनेट अच्छे रिजल्ट दे सकता है, जिसकी डिग्निटी खराब है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब डिग्निटी देखने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको। डिग्निटी देखने के तरीके में जिसे हम एफ्लिक्शन बोलते हैं, तो उसके अंदर कई सारी टर्म यूज होती हैं। आपने सुना होगा 6, 8, 12 में चला जाए पीड़ित हो जाता है। 6, 8, 12th लॉर्ड उसे एस्पेक्ट कर लें, 6, 8, 12th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, पीड़ित हो जाता है। पाप कत्री में कोई प्लेनेट आ जाए, पीड़ित हो जाता है। अशुभ ग्रहों के साथ कंजंक्शन, अशुभ ग्रहों की एस्पेक्ट हो जाए, नेचुरल मेलिफिक का भी असर हो जाए, तभी भी प्लेनेट पीड़ित हो जाता है। कंबस्ट हो तो प्लेनेट पीड़ित हो जाता है। कंबस्ट वाला पीड़ित कैसा होता है? कंबस्ट वाला पीड़ित ऐसा होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। बहुत कहते हैं जी कंबस्ट हो गया तो रिजल्ट ही तो नहीं देगा। कंबस्ट में कोई बुरी बात तो बोली नहीं है, हम क्या कहते हैं, अपनी ताकत खो देता है। कंबस्ट प्लेनेट क्या करता है, अपनी पावर खो देता है। पावर खोने का मतलब उस पर रिजल्ट देने की जिम्मेवारी वो नहीं है, ताकत। अब जुपिटर आपका कंबस्ट हो गया, वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्या क्या रिजल्ट है जुपिटर के? आपकी पूरी कुंडली खत्म हो गई, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो जुपिटर के पास जिम्मेवारी है, कारक है सेकंड हाउस का। जुपिटर के पास जिम्मेवारी है 5th हाउस की। जुपिटर के पास जिम्मेवारी है आपके 11th हाउस की। जुपिटर के पास जिम्मेवारी है आपके 9th हाउस की। आपकी कुंडली के द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैटेरियलिस्टिक हाउसेस हैं और जो धर्म त्रिकोण के हाउसेस हैं, उनमें वो सारे के सारे जुपिटर के हिस्से में है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, ये आपका धन देते हैं, आपको गेन देते हैं। तो वो यदि आपका कंबस्ट हो गया। अब एक और चीज, कारक को तो हम प्लेनेट ही नहीं मानते। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है लॉर्ड पर टिक जाएंगे या उस भाव के अंदर प्लेनेट बैठ गया है वहां तक हम रुक जाते हैं, कारक पर कोई ध्यान नहीं देता। सबसे पहला ध्यान कारक पर देना है। कारक एक्चुअली आपका सीड है। कारक किसी भी चीज का सीड है। आपकी कुंडली में किसी भी भाव का कारक पीड़ित है, उसके स्वाद को आप एंजॉय नहीं करोगे, उसके रिजल्ट आपको बेटर नहीं होंगे। उसका लॉर्ड चाहे केंद्रीय त्रिकोण राजयोग फॉर्म कर रहा हो। देखिए हमारी एस्ट्रोलॉजी गलत क्यों होती है, क्योंकि हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं लेते, हम आइसोलेटेड वे में लेते हैं। 10वें भाव के अंदर वीनस बैठा हुआ है, अमल केती योग बना रहा है। सब सुनते हैं, वीनस के अमल केती योग बना लेता है 10वें भाव में बैठ के। अपने आप में बिल्कुल यूजलेस स्टेटमेंट है। उसके साथ जो आगे 10 कंडीशन है उन्हें सब भुला देते हैं, केवल एक कंडीशन याद रखते हैं कि 10th हाउस में अमल केती योग बनता है। अरे भाई वीनस की स्थिति देखिए, उसकी लॉर्डशिप देखिए, उस पर एस्पेक्ट देखिए, उसकी डिग्रीज देखिए, वो भावमत से कितना दूर है, नजदीक है, उसकी डिग्निटी क्या है, क्या पीड़ित तो नहीं है। पीड़ित है तो अमल केती योग कहां से बना देगा? तो हमें क्या करते हैं, हम हाफ चीजों को देखकर और अपना कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में सब चीजों को मिला मिलूकर यहाँ पर डिसाइड करना है। कारक की एक इंपॉर्टेंस कोई पूछ रहा था मेरे से, तो कारक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होती है, यदि आपका किसी भी भाव का कारक पीड़ित है, मैं आपको ये नियम बता रहा हूँ, आप अलग से देखिएगा। आगे की कमिंग क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली को कैसे देखना चाहिए ओवरऑल। अभी मैं केवल आज डिग्निटी पर बात करूंगा, बीच बीच में मैं इधर उधर की बातें बता रहा हूँ, एंड में मैं समअप कर दूंगा इसे। डिग्निटी की बात मैं कर रहा हूं कि कोई भी प्लेनेट की यदि डिग्निटी खराब है तो वो पीड़ित बोलते हैं, जिसे एफ्लिक्टेड बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो जो मर्जी हो। और किसी की डिग्निटी अच्छी है तो वो चाहे आपको जो मर्जी प्लेनेट हो, वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। यदि वो दे सकता है तो उसके आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर हमें क्या कर रहे हैं, जब भी आप किसी भाव के रिजल्ट देखते हो, भाव के ध्यान से सुनना, भाव के रिजल्ट में हम उसमें बैठे हुए प्लेनेट और उसके लॉर्ड पर तो फोकस सारे लोग करते हैं। कारक पर मैंने देखा है कि हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं बस। शुक्र जिसका पीड़ित है 7वें भाव का एंजॉयमेंट वो जिंदगी में नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो, उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा 7th हाउस से। शुक्र यदि आपका कंबस्ट हो जाता है, शुक्र यदि आपका नीच का हो जाता है, वो नवांश में भी हो जाता है, तो 7th हाउस से रिलेटेड आपका चाहे 7th लॉर्ड कितनी अच्छी स्थिति में है, 7th हाउस कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, यहां पर वो सीड है।
कारक कौन होता है? सीड। भाव कौन होता है? जड़, जिसे रूट बोलते हैं। पहले सीड आएगा, सीड के बाद पेड़ उगेगा, तो उसकी जो जड़ होती है वो कौन होता है? भाव। और जो आपका लॉर्ड होता है वो किसान है। ये तीन चीजें हैं, तीनों के बगैर काम नहीं चल सकता आपका। आपका सीड खराब हो गया तो आपका प्लांट भी अच्छा नहीं लगने वाला है, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। जड़ खराब होगी तो भी आपका प्लांट अच्छा नहीं लगेगा, फ्रूट अच्छा नहीं आ जाएगा, सड़ जाएगा। और किसान खराब है तो वो उगाने ही नहीं देगा, उगाएगा ही नहीं। एक बार सीड डाल के आ गया, जड़ उग गई, इसके बाद उसने ना पानी दिया ना कुछ दिया, तो किसी भी भाव के रिजल्ट में तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। दैट इज द कार का। तो कई बार हम क्या करते हैं, कारक को लग्न बनाते हैं। आपने देखा होगा कारक को लग्न बनाते हैं। मैरिज के केस में शुक्र को लग्न बनाकर किस डायरेक्शन में मैरिज होगी, कैसा स्पाउस होगा, तो शुक्र से 7वां भाव देखते हैं हम। 7वें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, उससे स्पाउस की डायरेक्शन देखते हैं। रीजन क्या है, उसमें हम कारक को लग्न बनाते हैं। 3 तरह की कुंडली होती है आपकी, जब भी हमें किसी भी भाव से रिलेटेड प्रेडिक्शन देनी है। एक तो लग्न कुंडली होती है, लग्न है उसमें। दूसरी कारक कुंडली होती है, और तीसरी लॉर्ड कुंडली होती है। उस लॉर्ड को भी आप लग्न बनाइए, जिस किसी भी भाव का जो आप रिजल्ट देखना चाहते हो, उसके लॉर्ड को आप लग्न बनाकर भी जब कुंडली बनाते हैं, उसको भी हम एनालिसिस करते हैं। अभी मैं डिग्निटी पर लौट के आता हूं। मैंने इधर उधर आपको कई सारी चीजें बताने की कोशिश की। तो डिग्निटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए हम देखते हैं कि वो 6 से 12 से तो एफ्लिक्टेड नहीं है, कम्बस्ट तो नहीं है, नीच का ग्रह। नीच का ग्रह होना बुरी बात है, कम्बस्ट होना उतनी बुरी बात नहीं है। कम्बस्ट में तो वो जल गया, ताकत नहीं है। नीच में वो नीच का हो गया। नीच का मतलब क्या है? डेबिलिटेशन सही सेंटेंस नहीं है। जब डेबिलिटेशन, नीच कौन होता है, किसे बोलते हैं? नीचम, बड़ा नीच आदमी है। जो ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरे का बुरा करने की कोशिश करता हो, उसके लिए नीच टर्म यूज होती है। कभी भी उसके लिए नीच टर्म यूज नहीं होती जो न्यूट्रल हो। तो नीच का जो प्लेनेट होता है, उसकी इंटेंशन होती है आपका बुरा करने की। तो नीच के प्लेनेट जब भी इनकी दशा वगैरह आती है, तो उसके अंदर आपको पीड़ित करेगा वो नीच का प्लेनेट। तो नीच का प्लेनेट भी एफ्लिक्ट हो जाता है। नीच का प्लेनेट ये जिस भाव में जाएगा उसको भी कुछ हद तक एफ्लिक्ट कर देगा। हालांकि 6-8 बारे के अंदर नीच के प्लेनेट के लिए नियम अलग हैं, उसकी हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो नीच का होना भी एफ्लिक्शन है अपने आप में। मैं प्लेनेट की डिग्निटी की बात कर रहा हूं, स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा। स्ट्रेंथ में नीच का कोई रोल नहीं है, बहुत कम रोल है जो हम षडबल में देखते हैं। तो उच्च और नीच बल थोड़ा सा होता है, मगर डिग्निटी खराब हो जाती है जिस प्लेनेट जो प्लेनेट नीच का हो जाता है। तो हमने 6 से 12 से लिंक नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, कम्बस्ट नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। पाप कर्तरी क्या होती है? पाप कर्तरी के अंदर कोई भी प्लेनेट जब होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। कोई वो नहीं है, कंसेंसस नहीं है कि किसे पाप कर्तरी बोलते हैं। पाप कर्तरी मैं अभी आपसे पूछूंगा, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे। कुछ लोग नेचुरल मैलिफिक के बीच में जब प्लेनेट आता है उसे पाप कर्तरी में मानते हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं नेचुरल मैलिफिक से कुछ नहीं होता। एक कुंडली में जो ज्यादा रोल फंक्शनल मैलिफिक का होता है। नेचुरल मैलिफिक ठीक है, वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन उसके मैलिफिक होते हैं, इसलिए उसे नेचुरल मैलिफिक बोलते हैं। नेचुरल मैलिफिक किसे बोलते हैं? जिसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस मैलिफिक है, और थोड़ी है नेचुरल मैलिफिक कोई। ये थोड़ी है वो कोई राक्षस जैसी शक्ल का होता है, रावण जैसी शक्ल होती है नेचुरल मैलिफिक की। मार्स बहुत खूबसूरत प्लेनेट है, ब्यूटीफुल प्लेनेट है। आपके घर के अंदर जो भी मंगल होगा मार्स के बगैर हो नहीं सकता, मगर उसे हम नेचुरल मैलिफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्स आपकी इच्छाएं पैदा करता है आपके अंदर। इच्छाओं को जो कारक है वो मार्स है, बीमारी का कारक है वो मार्स है। जो इच्छा पैदा करेगा वो मैलिफिक है, क्योंकि इच्छाएं बुरी बात है। आपको आप ओवरऑल यदि अंडरस्टैंड करो एस्ट्रोलॉजी को, अपनी जिंदगी को, तो सारी बीमारियों की जड़ इच्छा है। दूसरा क्या है, अब वो आपके अंदर क्या करता है? बीमारियां क्रिएट करता है, बीमारियों का कारक है। तो दूसरी सभी परेशानियों की जड़ आपका मार्स होता है, इसलिए उसे हम मैलिफिक बोलते हैं। सैटर्न क्यों मैलिफिक है? हम उसे मैलिफिक मानते हैं क्योंकि हम सही कर्म नहीं करते। हमने कर्म करते टाइम तो हम गलत कर्म करेंगे, मगर जब उसकी सजा मिल रही होगी तो हम भगवान को दोष देंगे, देवताओं को दोष देंगे, भाग्य को दोष देंगे, और किसी को दोष देंगे कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को, मैं क्यों सफर कर रहा हूं। भैया आपने अपने समय पर कर्म क्यों नहीं किए? तो वो सजा देता है। जो सजा देता है वो भी हमारे लिए मैलिफिक हो गया। सैटर्न सजा देता है। सैटर्न आपके धैर्य का, पेशेंस का वो लेता है कि आप में कितना पेशेंस है। कोई भी चीज आपकी जल्दी से नहीं होने देगा। तो हमें तो जल्दबाजी में, हम इस कलयुग के अंदर हैं, तो हमारा तो सारा पर्पस क्या है कि सारी चीज अभी मिलनी चाहिए, आज इच्छा हो गई। इसलिए वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, उसकी जो भी उसके एक्शंस हैं वो बहुत स्लो होते हैं, इसीलिए भी उसे हम मैलिफिक मानकर चलते हैं।
अदरवाइज यदि मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड वाइज देखूं तो भी वो मेलिफिक होते हैं, उस पर मैं अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो पाप कर्तरी का जो नियम है वो अलग अलग नियम है। मैं क्या मानता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं नेचुरल मेलिफिक के बीच वाले प्लेनेट को पाप कर्तरी में नहीं मानता। मैं कुंडली के लिए जो फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट के बीच में जो प्लेनेट होगा उसे पाप कर्तरी में मानता हूं। और ये केन राव सर की थ्योरी है, अलग अलग लोगों की जो मुझे सुटेबल लगती है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो दो कोई भी प्लेनेट आप जो मानते हो वो मान सकते हो, पर मैं ये क्लैरिफाई जस्ट कर रहा हूं कि कोई भी प्लेनेट यदि नेचुरल वो फंक्शनल मेलिफिक के बीच में आ गया तो वो प्लेनेट आपका पाप कर्तरी में माना जाएगा और उसे आप एफ्लिक्टेड और पीड़ित मानोगे। अब आ जाता है पीड़ा का और एक कारण, जो प्लेनेटरी वॉर मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। तो प्लेनेटरी वॉर आपको समझ में हो गया होगा। तो प्लेनेटरी वॉर में बहुत कम प्लेनेट होते हैं, यदि आप जाकर देखोगे तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस बहुत कम केसेस में होगा। और प्लेनेटरी वॉर का मतलब वो प्लेनेट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। दो लोगों में लड़ाई होती है तो किसी एक चीज के लिए होती है, सब कुछ कोई किसी के लिए नहीं छीनना चाहता, सब कुछ थोड़ी छीनना चाहता है। आप मूवीज में देखते हो दो लोग होते हैं, एक हीरोइन है और 2 हीरो हैं, तो वो हीरोइन के लिए लड़ रहे हैं दोनों, उसके लिए एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे। तो उनका पर्पस क्या है कि हीरोइन मुझे मिले। एक विलेन होता है, एक हीरो होता है, वो एक हीरोइन के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें उनका पर्पस दोनों का क्या है, हीरोइन, ना कि सारी चीजें छीनेंगे। तो प्लेनेटरी वॉर में जब 2 प्लेनेट होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, उन दोनों प्लेनेटों में एक पर्टिकुलर चीज के लिए लड़ाई होती है। जिस चीज के लिए लड़ाई होती है, जो विन कर जाता है उसे वो एडिशनल मिल जाती है, और जो लूज करता है उसकी वो चीज चली जाती है, ना कि उसके सारे सिग्निफिकेशंस चले जाते हैं। जबकि आपको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि जो प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर में हारता है उसकी बेइज्जती हो जाती है, वो सोसाइटी में सामने नहीं निकलता और उसके रिजल्ट देने की ताकत खत्म हो जाती है, जो अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अब मैं जो आज की क्लास का मेरा पर्पज था वो था, लास्ट क्लास का ये टॉपिक था, तो मैंने आज आपको यहां तक लेकर आया मृत्यु भाग। D1 चार्ट में इसके अलावा और कुछ नहीं देखते। मृत्यु भाग आपने सभी ने सुना होगा। तो देखिए, हम एस्ट्रोलॉजर्स में जो नए नए थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मारक शब्द का बहुत वो है अट्रैक्शन। जैसे ही 2nd और 7th लॉर्ड की दशा आएगी, मारक है जी ये तो, जबकि मारक जैसा एस्ट्रोलॉजी में कोई है ही नहीं। मारक शब्द वहां उसको यूटिलाइज कर लिया तो हम मान लेते हैं कि ये तो मारने वाला है। ऐसे मृत्यु भाग का मतलब मृत्यु वर्ड आ गया ना। और इवन देखो, हम कितना डरते हैं कि 8th हाउस के जो मृत्यु भाग है उसको आयु भाग कहते हैं आजकल, क्योंकि मृत्यु वर्ड आते ही हर किसी को फियर क्रिएट हो जाता है माइंड में। तो जैसे हम प्लेनेट को कहेंगे मृत्यु भाग में, अब मृत्यु भाग के प्लेनेट के बारे में अधिकतर लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा मैं इसको आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो मैं अभी सीरीज से जो मैंने इतनी देर तक बोला है उसको थोड़ा मैं समअप करूंगा, इसके बाद मैं मृत्यु भाग पर जाऊंगा। आपको एक प्लेनेट को देखना है कि अफ्लिक्टेड है या नहीं है। अब अप्लिक्शन के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। कभी भी कोई प्लेनेट हर तरीके से नहीं तो अफ्लिक्टेड होता है और नहीं बेटर कंडीशन में होता है। आपको ओवरऑल एनालिसिस करना पड़ता है। ओवरऑल एनालिसिस कौन करेगा? एस्ट्रोलॉजर। उसके कोई नियम है? कोई नियम नहीं है। आपको खुद असेस करना आना चाहिए। उसके जिस दिन नियम बन जाएंगे उस दिन आपकी हमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एआई ऐप के अंदर डालेंगे, वो अपना बता देगा ये नियम है। एस्ट्रोलॉजी में कोई नियम नहीं लग सकते। एक एस्ट्रोलॉजर को पूरा ओवरऑल डिग्निटी ऑफ प्लेनेट कोई ऐप डिसाइड नहीं कर सकता, और एक एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर ही डिसाइड कर सकता है कि ये प्लेनेट की डिग्निटी अच्छी है बुरी है। क्योंकि देखिए क्या है, मैंने कहा वो 6, 8, 12th में जाकर बैठ गया। अब देखिए अभी एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा जी ये तो 6ठे भाव में बैठा है, आपने तो कहा तो अच्छा है। अरे मैंने ये थोड़ी कहा 6ठे भाव में बैठ गया वो हर प्लेनेट खराब है, बट दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन की 6th हाउस में जाकर बैठेगा तो वो उसके लिए एक एफ्लिक्शन है। अब 6th हाउस में जाकर बैठ गया है, एफ्लिक्ट हो गया उसको, मगर एक बेनिफिक प्लेनेट देख लेता है तो एक पॉजिटिव भी तो चीज आ गई ना उसके ऊपर। तो ओवरऑल एफ्लिक्शन नहीं है, इतना खराब नहीं कह दूंगा मैं उसे कि वो बिल्कुल खराब हो गया। अब वो सपोज किसी एक पर्टिकुलर भाव में बैठा है, त्रिकोण में जाकर बैठ गया, तो हम कहेंगे तो बहुत अच्छा हो गया, मगर पता चला वो तो नीच का होकर बैठा हुआ है, उसको एक अशुभ ग्रह देख रहा है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन होंगे एक प्लेनेट में, कभी एक जैसी स्थितियां नहीं होंगी। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के अंदर असेस करने के लिए आपको हमें अपना माइंड लगाना पड़ेगा। हमें ये लगाना पड़ेगा कि हम किस चीज को वेटेज दे रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। कुंडली के अंदर 2 तरीके के सिग्निफिकेशंस होते हैं। एक होते हैं आपके फिजिकल सिग्निफिकेशंस, हमारा जो शरीर है, लग्न से रिलेटेड सिग्निफिकेशन होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। दूसरा होता है आपके मून, मंगल से रिलेटेड, वो मन से रिलेटेड सिग्निफिकेशन। और तीसरा होता है देह से रिलेटेड सिग्निफिकेशन, जिसको आत्मा से रिलेटेड सिग्निफिकेशन।
तो 3 तरीके के जो हमारे सिग्निफिकेशन होते हैं, देह, शरीर से रिलेटेड, मन से रिलेटेड और आत्मा से रिलेटेड। आजकल हम बोलते हैं देह से रिलेटेड को ऑर्गन या बीमारी से लिंक करेंगे, और एक आपके सिग्निफिकेशन हैं जो आपकी आज के समय में जो डिजायर क्रिएट हो गई है। तो एक ही प्लेनेट आपकी हो सकता है बॉडीली इवेंट के लिए खराब हो मगर आपकी डिजायर के लिए अच्छा हो, वही प्लेनेट आपका शरीर के लिए अच्छा हो मगर डिजायर के लिए खराब हो, ऐसा भी प्लेनेट हो सकता है। जो बेनिफिक प्लेनेट होते हैं वो होते हैं जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम या आपको बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जनरली नहीं देते मगर वो वेल्थ भी नहीं देते। और मेलिफिक प्लेनेट वो होते हैं जो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं मगर साथ ही साथ वो आपको वेल्थ भी देते हैं। तो एक ही प्लेनेट को एफ्लिक्टेड प्लेनेट को भी देखने के 2 तरीके होंगे कि वो किस तरीके से एफ्लिक्टेड है। अब सपोज आपका कोई प्लेनेट 9th हाउस में जाकर नीच का हो गया, तो 9th हाउस में उसका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, नीच का हो गया तो वो एक तरीके से एफ्लिक्ट हो गया नीच का। अब वहां पर हमने देखा उसको एक शुभ ग्रह देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहा है, तो शुभ ग्रह देख रहा है तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया ना, प्लेनेट को शुभ ग्रह देख रहा है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, या शुभ ग्रह उसके साथ कंजंक्शन में आकर बैठ गया तो वो उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा। तो हमें क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहां पर एस्ट्रोलॉजर का रोल होता है, उसको अपना दिमाग खोल के रखना है। एक ही कुंडली के अंदर, एक प्लेनेट के अंदर मल्टीपल चीजें मिलेंगी, एक से ज्यादा चीजें मिलेंगी कि एक प्लेनेट आपका उच्च का होकर बैठा हुआ है मगर पता चला वो 6ठे भाव में जाकर बैठ गया, कमजोर हो गया 6th हाउस में, क्योंकि उसका हाउस के अंदर प्लेसमेंट तो क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो एक चीज अच्छी है तो एक चीज बुरी होगी। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, उच्च का प्लेनेट 6ठे भाव में बैठ गया, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसको उच्च का भी मानिए 6ठे भाव का भी मानिए। अब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उच्च का प्लेनेट है तो आपने क्या किया, उच्च का है तो ये अच्छे रिजल्ट देना चाहिए, मगर 6ठे भाव में भी बैठ गया इसका मतलब है नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। अब देखिए इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, भाव तो मैटर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भाव, कोई भी चीज को कम और ज्यादा वेटेज मत दीजिए, किसी भी चीज को कम और ज्यादा वेटेज मत दीजिए, वो हमें समझना पड़ेगा। अब मैं इसको समझाता हूं। देखिए एक उच्च का ग्रह 6ठे भाव में चला गया, 6ठा भाव एक खराब भाव है और वो प्लेनेट उच्च का है। अब उच्च का ग्रह 6th हाउस में, ध्यान से समझना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो फल देगा आपको, उच्च का है ना, तो उच्च का है तो उसको हम उच्च के फल एक्सपेक्ट करेंगे, उच्च के फल एक्सपेक्ट करेंगे ना, मगर उसका सोर्स कौन होगा, 6ठा भाव। अब 6ठा भाव उच्च के फल देने वाला है, ध्यान से समझिए। तो 6ठा भाव क्या है, शत्रु, शानदार शत्रु होगा। रावणा वॉज द शत्रु ऑफ रामा, उच्च का ग्रह 6ठे भाव में बैठा था, उच्च का ग्रह ना 6ठे भाव में, तो 6th हाउस तो आपको क्या है, सोर्स क्या हो गया, प्लेनेट कहां पर जाकर बैठा है आपका, 6ठे भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है, तो 6ठे भाव से रिजल्ट मिलने वाले ना आपको। वो उच्च का है तो वो सारी चीजें, बीमारी भी आपको उच्च की देगा, परेशानी आपको उच्च की देगा, डिस्प्यूट आपको उसके देगा। सीता माता को ले गए रावण जी, सुपर्णखा के साथ डिस्प्यूट हो गया, माँ के साथ डिस्प्यूट हो गया, बहन के साथ, वो पत्नी के साथ डिस्प्यूट हो गया, भाइयों के साथ डिस्प्यूट हो गया, सभी के साथ डिस्प्यूट हो गया आपका, क्योंकि आपका 6th हाउस के अंदर उच्च का प्लेनेट बैठा था, तो उसने उच्च के रिजल्ट दिए 6ठे भाव के, मगर जीता भी, युद्ध भी तो जीता ना। वो भी क्यों है, क्योंकि वो आपको 6th हाउस आपको कंपटीशन में विक्ट्री भी दिलवाएगा और बड़े डंके की चोट पर विक्ट्री दिलवाएगा। हाँ, मोर लोन तो सब कुछ ही छीन लिया, मोर लोन भी होगा, उच्च की देगा सारी चीजें। मैं 6ठे भाव को लेकर नहीं बता रहा, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट अंडरस्टैंड करें उस चीज को कि हम दोनों को प्लस माइनस भी ना करें। हम क्या करते हैं कि ये तो 6th लॉर्ड है तो ये तो खराब होता है 6ठे भाव में, और उच्च का है तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, क्योंकि उच्च का है और 6ठे में चला गया, इसलिए क्या हो गया, अब ये कुछ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अक्सर मैंने ये सुना है लोगों के मुंह से। आपको इस तरीके से बाइफरकेट नहीं करना है, आपको उसको थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि 6ठे भाव से लिंक हुआ, उच्च का था, तो उच्च के प्लेनेट ने उच्च के रिजल्ट देने, वो तो नीच के तो दे नहीं सकता। अब बहुत लोग कहते हैं, देखिए एक दूसरी चीज में थ्योरी बताता हूं, है ये पाराशर जी ने भी लिखा हुआ है श्लोक नंबर 78, 79 और 80 में, उच्च और नीच के जो प्लेनेट होते हैं 6, 8, 12 में, 3, 6, 12 के उसने कहा है, 8 के लिए नहीं कहा है उन्होंने, तो वो नीच के से रिजल्ट देते हैं, नीच के प्लेनेट उच्च के रिजल्ट देते हैं। रीजन क्या है, देखिए नीच का प्लेनेट बैठा हुआ है 6ठे भाव में,
मैं आपको डिग्निटी वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीच का प्लेनेट छठे भाव में बैठ गया, अब मैंने जो अभी समझाया था उससे समझ लीजिए। आपका शत्रु क्या होगा? कमजोर। प्लेनेट नीच का बैठा है ना, शत्रु कमजोर होगा, उदार नहीं होगी, बीमारी छोटी मोटी होगी, ज्यादा नहीं होगी। छठे भाव के अंदर नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है आपका? पाराशर जी ने कहा ये उच्च की तरह बिहेव करेगा। उच्च की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? उच्च का नहीं हो जाएगा वो प्लेनेट, आपको वो छठे भाव में बैठकर छठे भाव के खराब रिजल्ट नहीं देगा, कमजोर रिजल्ट देगा सिक्स हाउस के। अब सिक्स हाउस के आपको कमजोर रिजल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए तो बेहतर हो गया ना। वो आपको बीमारी नहीं देने वाला है, कोई शत्रु मिलेगा, छोटा मोटा शत्रु मिलेगा, आपके ऊपर उधार नहीं चढ़ेगी, मगर कंपटीशन में आपको सक्सेस भी वो नहीं दिलवाएगा, ये मानकर चलना है। तो हर एक प्लेनेट आपको खराब होकर भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है और अच्छे होकर भी खराब रिजल्ट दे सकता है। और अच्छे खराब रिजल्ट की जो डेफिनेशन है वो बदल जाती है। अच्छे और खराब रिजल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब अफ्लिक्टेड प्लेनेट क्या होता है? हाँ, विपरीत राजयोग तो है अपना में, विपरीत राजयोग में मैं बाद में बात करूंगा। मैं थोड़ा सा एफ्लिक्टेड पे बात करूंगा अभी, नहीं तो फिर डाइवर्जन हो जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑलरेडी डाइवर्जन हो जाता है हर टॉपिक में। एस्ट्रोलॉजी क्योंकि इतनी वास्ट है कि हम एक छोटी सी चीज पर कई घंटे तक, 6 घंटे तक बोल सकते हैं। छठे भाव में एक प्लेनेट बैठा है, उस पर 6 घंटे तक आप बोल सकते हो और सारी नई चीजें बता सकते हैं। तो यहां पर क्या है, देखिए हम एफ्लिक्शन की बात कर रहे थे। तो एफ्लिक्शन में हमने क्या करना है कि अभी तक जो मैंने पैरामीटर्स बताए उनमें आपको किसी भी प्लेनेट को देखना है। एफ्लिक्टेड प्लेनेट विल ऑलवेज गिव बैड रिजल्ट। अब बैड रिजल्ट की डेफिनेशन अधिकतर लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। मैं अभी पूछ लूंगा ना खराब रिजल्ट का मतलब क्या होता है, तो आप में से अधिकतर लोग, सर रेट्रो का भी मैं कंसेप्ट बता देता हूं रेट्रो का ध्यान से समझना, आज के बाद कोई मत पूछना। रेट्रोग्रेड प्लेनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे ज्यादा जो हम एस्ट्रोलॉजर्स में, नहीं नॉट गुड रिजल्ट मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, हम एस्ट्रोलॉजर्स की जो सबसे चांदी हो रखी है वो शनि की वजह से हो रखी है, राहु केतु की वजह से हो रखी है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट की वजह से हो रखी है। क्योंकि किसी को नहीं पता रेट्रोग्रेड प्लेनेट में, आपको गारंटेड बोल सकता हूं एक बंदा नहीं बच सकता क्या मतलब होता है रेट्रोग्रेड का। आपको क्लासिक्स में भी अलग अलग में अलग अलग मिलेगा। कई कहते हैं सख्त सख्त होता है रेट्रोग्रेड प्लेनेट। टेक्निकली समझा जाए, मैथमेटिकली समझा जाए, फिजिक्स के हिसाब से समझा जाए तो रेट्रोगेशन अपने आप में कुछ भी नहीं होता। कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड नहीं होता, सभी प्लेनेट सीधी ही गति करते हैं, मगर अर्थ से वो हमें ड्यू टू रिलेटिव मोशन वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि जब दो ट्रेन चल रही होती है पैरेलल में, तो जो स्लो ट्रेन है वो आपको पीछे चलती हुई दिखाई देती है। फास्ट ट्रेन में आप बैठे हैं तो स्लो ट्रेन ऐसा लगेगा जैसे पीछे जा रही है, जबकि वो आगे ही जा रही होती है। तो ये भ्रम है, रेट्रोगेशन इज ए इल्यूजन। अब रेट्रोगेशन इल्यूजन है तो उसके रिजल्ट भी आपको इल्यूजन से ही मिलते हैं। रेट्रोगेशन में जो डेबिलिटेड प्लेनेट उच्च के ग्रह की तरह बिहेव करते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने अर्लियर क्लास में भी बताया था, आप सब लोग जो अभी की क्लास में अवेलेबल हैं वो इस कंसेप्ट को वंस फॉर ऑल क्लियर कर लीजिए। और मैं जो आपको बता रहा हूं उससे करेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसमें बुक की बुक लिखी हुई है, मेरे पास कम से कम 20 बुक्स हैं। सारा कुछ समझ के जब मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सभी लोगों से डिस्कस भी किया है ये रेट्रोगेशन पर। आपने सुना होगा कि नीच का ग्रह, और आप में से बहुत लोग मानते भी होंगे, रेट्रोग्रेड प्लेनेट उच्च की तरह बिहेव करता है और उच्च का नीच की तरह बिहेव करता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं। ये अपने आप में उतना ही गलत स्टेटमेंट है कि दिन को आप रात कह दो, रात को आप दिन कह दो। अंडरस्टैंडिंग जो क्लासिक्स में लिखा होता है उसको समझने की कोशिश करें। एक होता है आरोही प्लेनेट, एक होता है अवरोही प्लेनेट। आरोही प्लेनेट कौन होता है? जो प्लेनेट अपनी नीच की राशि से उच्च की राशि की तरफ जा रहा हो उसको आरोही प्लेनेट बोलते हैं। आरोही प्लेनेट को समझाने के लिए मैं बताता हूं कि जो आपका सूर्य सन 7 साइन में नीच का होता है और 1 साइन में उच्च का होता है। यदि वो 8 साइन में बैठा हुआ है तो उसको आरोही बोलेंगे, क्योंकि 8 से वो किधर जाएगा? 9, 10, 11, 12 और 1 की तरफ मूव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे आरोही। इसी तरीके से यदि वही सूर्य आपका 1 साइन को क्रॉस करके 2 साइन में चला गया तो 2 साइन से वो किसकी तरफ जा रहा है? आपका नीच की साइन की तरफ जाएगा। 2 के बाद 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, फिर 5 में जाएगा, फिर 6 में जाएगा, एंड में वो 7th में जाएगा। तो वो नीच की राशि की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं अवरोही प्लेनेट।
अब हम यहाँ क्या करते हैं, जब दशाओं को पढ़ते हैं पाराशरी के हिसाब से, तो ऐसा कहा जाता है कि जो आरोही प्लेनेट है वो बेटर रिजल्ट देता है और अवरोही प्लेनेट खराब रिजल्ट देता है। लॉजिक क्या बताया उसका, क्योंकि अवरोही प्लेनेट नीच की तरफ जा रहा है और आरोही प्लेनेट किसकी तरफ जा रहा है, उच्च की तरफ जा रहा है। तो जो नीच की तरफ जा रहा है वो खराब रिजल्ट देगा, जो उच्च की तरफ जा रहा है वो अच्छे रिजल्ट देगा। और ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हाफ है। अंडरस्टैंड करें, देखिए जो प्लेनेट उच्च को क्रॉस कर चुका और नीच की तरफ जा रहा है, समझना इस चीज को ध्यान से, कोई आपको रिटर्न वो नहीं मिलेगा। रिटर्न तो यही मिलेगा, आरोही अच्छे रिजल्ट देता है और अवरोही बुरे रिजल्ट देता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में आधा अधूरा है, इसको पूरा समझ जा रहा हूं मैं आपको कि आरोही का मतलब है प्लेनेट नीच की राशि को क्रॉस कर चुका है और उच्च की तरफ मूवमेंट उसने शुरू कर दिया है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी जिंदगी का आप खराब समय पास कर चुके हो और अब आप किस डायरेक्शन में जाना शुरू हो चुके हो, जहां पर आपका भविष्य बेटर है। तो इस तरीके से ही जब प्लेनेट नीच की राशि को क्रॉस करके उच्च की राशि की तरफ जाता है तो आपकी स्ट्रगल खत्म हो चुकी है और अब आप लाइफ में राइज करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब नाउ यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। अच्छे बुरे रिजल्ट कुछ नहीं होते, गुड रिजल्ट मींस यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, आपको मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे उल्टा यदि प्लेनेट सूर्य 1 साइन में उच्च का होता है और 7 में नीच का होता है, 1 से आगे निकल चुका है 2 या 3 में, तो आप समझ लीजिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना कम शुरू हो जाएंगी। जब वो सूर्य 7 से 1 के बीच में था तो वो इंडिकेट कर रहा था कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मगर जब वो अब आपका 1 से 7 की तरफ जा रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना कम हो जाएंगी और हम कहेंगे कि उसकी दशा में रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। नहीं, गोचर में कुछ नहीं देखना, गोचर में कुछ नहीं देखना, मैं आपको अभी स्टैटिक प्लेनेट की बात कर रहा हूं, गोचर इज समथिंग एल्स। तो आपको इसी तरीके से देखिए, अब रेट्रोगेशन का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, उल्टा क्यों मान रहे हो। जो प्लेनेट डायरेक्ट मोशन में आरोही होता है, रेट्रोगेशन में अवरोही हो जाता है। रेट्रोगेशन में क्या हो जाएगा, सपोज सूर्य तो होता ही नहीं है, ध्यान से समझना, सूर्य तो वो होता ही नहीं है आपका। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं अभी समझा रहा हूँ। एक मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करके मैं उसमें आपको समझाऊंगा आरोही अवरोही रेट्रोगेशन। इसके बाद मैं आज की क्लास के टॉपिक पर आऊँगा, मृत्यु भाग पे एंड में, क्योंकि और ही बहुत टॉपिक करा दिए मैंने। तो यहाँ पर आरोही अवरोही रेट्रोगेट प्लेनेट उच्च का और नीच का होता है, तो जो हमारी थ्योरीज हैं उन्हें हमें किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा यहाँ पर अभी आपके सामने और उस पर मैं इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। देखिए, 2 लोग छोड़ के चले गए हैं, जो लोग छोड़ के गए हैं उनका आप मुझे नाम बता देना कोई भी, क्योंकि ये मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, कि आप यदि क्लास में आए हो तो ये नहीं कि आपकी मर्जी जब आप आएंगे और मर्जी जब छोड़ देंगे। आपने नहीं आना है तो बिल्कुल मत आइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर उसका मैंने पहले भी बताया है, जब आप ये पूजा है जो भी हम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को आप सीरियसली लें, यदि कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो मत करिए। और जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो मंदिर में जब तक पूजा पूरी ना हो, मैं भी तो बैठा हूँ ना आप लोगों के साथ, तो मैं तो हिल भी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता, फिर भी मैं बैठा हूँ। तो आप सब लोग इसको थोड़ा सिंसियरली लें, तभी ईश्वर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में मदद करेगा। इसमें पहली इसेंशियल कंडीशन है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का ऐसा है कि आप जब क्लास में आ गए हो तो आपको जरूरी काम है तो यू कैन गो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि हम जब एक चीज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा उसको सिंसियरली उसके अंदर रहें। तो देखिए, मैंने एक स्क्रीन शेयर की है और आपको यस कर दीजिए, स्क्रीन दिखाई दी थी आपको, कोई यस कर दीजिए जो मैंने शेयर किया है, म्यूट किया हुआ है मैंने, यस, ओके। तो देखिए स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, मैं आपको आरोही अवरोही यदि रेट्रो जब होते हैं आपके प्लेनेट उच्च के और नीच के तो क्या नियम है, ये यहाँ पर मैं इसमें बता रहा हूँ। ये सपोज ये 1 साइन है, ये हमारा कुंडली का 7 साइन है,
या 1 छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट समझाना है तो इसको मैं ले लेता हूँ। लेट इट इज जुपिटर हो सकता है। यहाँ पर मैंने 4 साइन ले लिया, सपोज ये 4 साइन ले लिया हमने, तो ये नेचुरली 10 हो जाएगा आपका। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जुपिटर इस जगह पर जहां 4 साइन मैंने लिखा है, यहां जुपिटर एक्सोल्टेड होता है, एक्सोल्टेड। और यहां पर जुपिटर डेबिलिटेड या नीच का होता है, नीच से लिख देता हूं मैं, नीच। अब देखिए, जुपिटर यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यहां पे 5 साइन है, यहां पर आपका 11 साइन है। जुपिटर यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 5 साइन में यहां पर अवेलेबल है, जुपिटर एट दिस प्लेस, यहां पर जुपिटर अवेलेबल है इस जगह पर, तो अब आपका क्या हुआ, जुपिटर यहां से क्रॉस करके आ चुका है, एक्सोल्टेड पॉइंट को क्रॉस करके आ चुका है। किसकी तरफ जा रहा है वो, नीच की तरफ जा रहा है। तो वो जा किधर रहा है, नीच की तरफ जा रहा है। नीच की तरफ जाने का मतलब वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसका मतलब उसकी जो, इसको हम अवरोही मूवमेंट बोलते हैं, इसकी दशा है, इसकी अपॉर्चुनिटीज मिलना कम होती चली जाएंगी। जैसे जैसे वो इधर जाएगा इसकी अपॉर्चुनिटीज लेस हो जाएंगी और वो दशा आपकी खराब होना शुरू हो जाएगी। इसको अवरोही दशा बोलते हैं। अब अपोजिट केस ले लेते हैं कि वो यहाँ से चलना शुरू किया और सपोज वो 11 साइन में है, इस जगह पर बैठा है, तो उसका मूवमेंट कैसा होगा जुपिटर का, इट विल मूव लाइक दिस। तो वो नीच से उच्च की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी स्थिति डे बाई डे नीच से इंप्रूव होना शुरू हो गई। 11 में जाएगा तो उच्च की तरफ, नीच से दूर चला गया, उच्च की तरफ गया, यहाँ पर गया तो और उच्च की तरफ आ गया, यहाँ पर गया तो और उच्च की तरफ आ गया, और फाइनली वो यहाँ पर उच्च तक चला जाता है। तो जब वो नीच की राशि से उच्च की राशि तक जाता है तो इसको आरोही दशा बोलते हैं, और इसमें उसको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि आरोही दशा अच्छी होती है। तो अच्छा वर्ड मत मानिए कि जब दशा आरोही हो, वो नीच की राशि से आगे निकल चुका हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो चुकी होती हैं। और यदि वो उच्च की राशि से नीच की राशि की तरफ जा रहा हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना कम हो चुकी है, ऐसा मानकर चलें। अब ये ही जुपिटर रेट्रो है, द सेम जुपिटर इज रेट्रो। यहां पर मैं इसको रेट्रो कर देता हूं जुपिटर को, अंडरस्टैंड करना। देखिए, अब आपने एक टॉपिक लिया है तो मैं इसको बता देता हूं, पर इसको आप आज के बाद इसको आप सब लोग जो मेरी क्लास में एटलीस्ट वो इसको समझ के चलना। ये रेट्रो है, रेट्रो का मतलब अब ये एक्सोल्टेड उल्टा चलेगा, इट विल गो लाइक दिस। तो जो प्लेनेट पहले आपका जिसने यूं चलना था वो अब इसका उल्टा चलने लग गया। तो इस दशा को हम क्या बोल रहे थे, इसको हम आरोही बोल रहे थे। दिस दशा आरोही थी, अब ये तो क्या हो गया, उल्टा चलने लग गया वही प्लेनेट। तो वही दशा आपकी क्या हो जाएगी, अवरोही हो जाएगी इस केस में। बिकॉज एक्सोल्टेड से ये कहां की तरफ जाने लग गया, आपका डेबिलिटेशन की तरफ जाने लग गया। तो यहां से यहां पर आ रहा होता है इस पर्टिकुलर केस में, तो ये प्लेनेट आपका बिहेव करता, हम कहते हैं कि ये उच्च की तरफ जा रहा है, उच्च की तरह बिहेव करता। तो जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होने की वजह से जो उसकी दशा अवरोही होनी चाहिए थी वो आरोही हो जाती है, और जो दशा आरोही होनी चाहिए थी वो अवरोही हो जाती है। दशा का जो नेचर है वो अपोजिट हो जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो उच्च का प्लेनेट जो हो यदि रेट्रोग्रेड तो वो नीच की तरह बिहेव करता है, नीच का हो तो वो उच्च की तरह बिहेव करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओनली उसकी मूवमेंट आपकी बदल जाएगी थोड़ा बहुत। तो जो उसके रिजल्ट जिस तरीके के देने हैं, लाइक वो आपका यहाँ से यहाँ पर आ रहा था तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ना शुरू हो रही थी, मगर वो यदि रेट्रोगेट है तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा और अपॉर्चुनिटीज आपकी घटना शुरू हो जाएंगी। इसलिए उसके रिजल्ट में स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है, ना कि उसको हम एग्जैक्टली उच्च या नीच मानकर शुरू कर दें। तो जब भी कोई रेट्रोगेट प्लेनेट यदि एक्सोल्टेड है तो उसका जो एक्सोल्टेशन का लेवल है वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है, और यदि वो डेबिलिटेड है तो डेबिलिटेशन का लेवल स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। ना ही तो वो एक्सोल्टेड प्लेनेट नीच की तरह बिहेव करता है, ना ही डेबिलिटेड प्लेनेट उच्च की तरह बिहेव करता है। ओनली चेंज जो होता है वो ये होता है कि उसका एक्सोल्टेशन लेवल स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है, डेबिलिटेशन लेवल स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब जो एक्सोल्टेड है तो वो आपके थोड़े कम अच्छे रिजल्ट देगा, और वो डेबिलिटेड है तो थोड़े कम बुरे रिजल्ट देगा। इसीलिए इसको हम उल्टा बोलते हैं।
और इन जनरल कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है उसके जो रिजल्ट होते हैं वो आपके ऐसा कह सकते हैं हम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। वैसे अनप्रेडिक्टेबल जैसा कुछ भी नहीं होता रेट्रोगेशन पे, बाकी बात मैं किसी और क्लास में करूंगा। पूरा एक रेट्रोगेशन का हम टॉपिक लेंगे, अभी यहाँ पर मैं इतना ही बताना था। तो वो फुली आपको लोगों को कुछ को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, तो फिर मैं रेट्रोगेशन पे एक क्लास ले लूंगा। हाँ यस, नीच की तरफ उसकी डायरेक्शन बदल गई ना, वो जो उच्च की तरफ जा रहा था वो नीच की तरफ जाना शुरू हो गया। आप ऐसा मानिए, देखिए इसको कई तरीके से समझा सकते हैं। हमें कोई ऐसी जगह है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कोई गंदी बस्ती है, या गंदी बस्ती का मतलब जब गुंडे मवाली टाइप लोग रहते हैं, आप वहां से डरना चाहते हो। अब क्या हुआ, आप वहां से निकल के आए तो नीच की स्थिति से निकल के थोड़ा आगे बढ़ गए, तो आपको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा कि चलो ये तो यहाँ से तो मैं बच गया और अब तो मैं अच्छी जगह की तरफ जा रहा हूँ। तो आपके अंदर एक उत्साह होगा, एक नई तरह की ऊर्जा मिलेगी। अब आपको कह दिया जाए नहीं, वापस उधर ही जाओ, आप जिधर से आए हो गंदी बस्ती की तरफ भी लौट के जाओ आप, तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ही। कहाँ तो आप बिल्कुल मजे से सोच रहे थे अब तो मैं अच्छी जगह पर पहुंचने वाला हूँ फटाफट, और पता चला यहाँ पर, या आप ऐसा मानिए कि आप बहुत थक चुके हैं, पूरी तरीके से परेशान है, पैरों के अंदर बॉइल्स हैं, छाले हो चुके हैं, पैर कट रहे हो, आपको घर जाना है, पता लगा घर 10 किलोमीटर है। अब रास्ते में एकदम से आपसे कह दिया जाए नहीं अभी थोड़ा वापस 2 किलोमीटर चल के जाओ, आपको वहां पे आपका ये सामान गिर गया है, ये सामान छूट गया है, तो आपके साथ कैसी बीतेगी? ऐसा ही जब भी कोई नीच का प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है आगे जाकर, नीच स्थिति से निकलकर उसके साथ ऐसी बीतती है, तो वो कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाता। इसलिए हम कहते हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। जो आरोही प्लेनेट है वो अवरोही की स्थिति में आ जाएगा, और इसलिए इनको कंसेप्ट को हम अपोजिट मानकर चलते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जो कंफर्टेबल है वो लेस कंफर्टेबल हो जाएगा, और जो आपका खराब स्थिति में है वो रिलेटिवली उसकी स्थिति क्या होगी, आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो उसको आप जैसे अंडरस्टैंड करना चाहें उस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो अब ये मैं टॉपिक यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। हम रेट्रोगेशन पे एक टोटल मैं आपकी डिटेल क्लास ले लूँगा कमिंग किसी क्लास के अंदर, उसके अंदर हम पूरा रेट्रोगेशन पे डिस्कशन करेंगे। रेट्रोगेशन का क्या मतलब है, कब रेट्रोगेट होते हैं प्लैनेट, उनके रिजल्ट के बारे में क्या अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और क्यों हम ऐसा कहते हैं कि रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल है, रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या एक्चुअली हम लोग जो समझते हैं वैसा ही है या कुछ डिफरेंस है। क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है हम लोग समझते हैं उससे बहुत कुछ अलग है रेट्रोगेशन। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका रीजन क्या है, उसके रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल क्यों माने जाते हैं। तो वो आप में से कोई मुझे याद दिला देना, आई विल टेक इन वन ऑफ द क्लासेस। अभी मैं जो बात कर रहा हूं रेट्रोगेशन इज इसको सर उतना बेनिफिट भी मत समझें, आप उतना बेनिफिट भी ना समझें, एक थोड़ा फर्क पड़ जाता है, केवल इतना बोल रहा हूं मैं। आरोही अवरोही होने से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता। आप रुके पड़े हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गई, बस आप नीच की स्थिति में हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे। एक्सोल्टेड प्लस रेट्रो सैटर्न से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, इट विल एक्ट एज ए एक्सोल्टेड सैटर्न ओनली, इट विल एक्ट एज ए एक्सोल्टेड सैटर्न ओनली, बट एक्सोल्टेड सैटर्न के कंपैरिजन में यू विल गेट लिटिल लेस अपॉर्चुनिटीज। जो एक्सोल्टेड सैटर्न होता है और रेट्रो नहीं होता तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती। अब ये एक्सोल्टेड है और रेट्रो सैटर्न है, तो सैटर्न बेसिकली प्रोफेशन का कारक है, तो यू विल गेट लिटिल अपॉर्चुनिटीज, और यू कैन से आपको थोड़ा बहुत काम बेमतलब में करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लेनेट रेट्रोगेट है। तो ये मान के चलिए कि आपको कुछ जो आप वर्क करोगे, सपोज आप 10% वर्क 100% वर्क कर रहे हो, तो आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे। उतना ही केवल इसके अंदर फर्क पड़ेगा, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज रेट्रोगेट सैटर्न इन एक्सोल्टेड कंडीशन। डेबिलिटेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और क्या। डेबिलिटेड सैटर्न है वो आपके प्रोफेशन के लिए उतना बेटर नहीं है, तो बेटर नहीं है, पर्सन झूठ बोलेगा, तो जिसका डेबिलिटेड सैटर्न यदि रेट्रो है तो वो थोड़ा कम झूठ बोलेगा जरूर। मतलब वो जिसका आपका डेबिलिटेड सैटर्न है वो बगैर मतलब में झूठ बोलेगा, उसको शौक होगा झूठ बोलने का, ठीक है। मगर उसका रेट्रोगेट सैटर्न हो गया तो वो ठीक है, कभी कभार नहीं बोलेगा, बाकी बोलेगा वो तभी भी। तो ओनली इतना ही अंडरस्टैंड करना है, रेट्रोगेट होने से आप ये मानिए कि आपका 10% आपका रिजल्ट में प्लस माइनस हो जाएगा, बस, नॉट मोर देन दैट। आप उसको टर्न अराउंड बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है।
भृगुनंदी नाड़ी में कंसेप्ट है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे कोर्स में। रेट्रोग्रेड सैटर्न का मतलब है यू विल गेट सक्सेस व्हेन यू विल चेंज द प्रोफेशन, या इन द बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर यू हैव टू स्ट्रगल। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी शुरुआत में करियर के। नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन था आपका? चलो खैर, अभी इस पर मैं, जैसे मैंने बताया, आप बाद में आज की क्लास में इसको छोड़ दीजिए। अभी मैं एक टॉपिक आज खत्म करा देता हूँ, मृत्यु भाग। रेट्रोग्रेड पर हम पूरी एक क्लास ले लेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब मृत्यु भाग पर आ जाता हूँ मैं एंड में। पार्था सारथी सरकार सर, रेमेडीज को उतना ज्यादा वेटेज मत दीजिए, ठीक है? रेमेडीज एक हद तक ही काम करती हैं, कोई रेमेडीज अदरवाइज एक लिमिट के बियॉन्ड काम नहीं करती। आपको दुनिया की एकमात्र रेमेडीज है वर्क ऑन योर कर्मास। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कर्मास, कोई भी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप अपने कर्मास पे काम नहीं कर रहे हैं तो कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। रेमेडीज, क्योंकि हमारा एस्ट्रोलॉजी ग्रुप है, मैं उसमें कोई हार्श स्टेटमेंट दूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग एग्री नहीं होंगे, मगर रेमेडीज़ पर इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कंडीशन है उसमें आप, जो आपके पास कर्म करने की जिम्मेवारी है, जैसे आज हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा क्लास छोड़ कर मत जाइए, ये आपका कर्म है। जो आप मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये आपका कर्म है। आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर जाएंगे, आपका 1-1.5 घंटा खराब नहीं होगा। हाँ, कर्माजन विष्णु सहस्त्र नाम, वो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, तो उसको, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, जो ज़्यादा रेमेडीज बताते हैं वो बिजनेसमैन है, धंधा। आप बहुत सारे कहते हैं जी फिर आप एस्ट्रोलॉजी करते ही क्यों, इनके यदि रेमेडी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का काम कोई रेमेडी देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक रास्ता दिखाती है, आपको दर्शन दिखाती है, आपकी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स बताती है, स्ट्रगल है, आपको एक परेशानी आने वाली है, आप लड़िए। रेमेडी क्या उस परेशानी को दूर कर सकते हैं क्या? आप बिलीव करते हो इस चीज़ को कि आप कहीं पे कुछ फेंके होगे, कहीं पे कुछ गाड़ा होगे, कहीं पे कुछ उगाए होगे तो उससे आपके प्लेनेट सेटिस्फाई हो जाएंगे? मंगल इतना बड़ा है, वो कुछ गाड़ने से सेटिस्फाई हो जाएगा? सैटर्न को कैसा पता चलेगा आपने कुछ गाड़ा है? सैटर्न को कैसा पता चलेगा नाखूनों पे तेल लगा लिया मैंने? सैटर्न को कैसा पता चलेगा पंडित जी वहाँ पर आए थे, उनको मैंने 10 ग्राम तेल दे दिया, 2 लोहे के सिक्के दे दिए? आप थोड़ा माइंड अपना अप्लाई करिए, कोई किसी प्लेनेट को इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप केवल जो मैंने बताया था, आप मेरी बातों को यदि ध्यान से सुनते हो तो आप मंत्रास जब करते हो तो हमें मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, आत्मा को तृप्ति मिलती है, हमें एक सही डायरेक्शन मिलती है। और जब हमें सही डायरेक्शन मिलती है तो हमारे सारे काम अपना आप बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर एक इंटरनल स्ट्रेंथ की कमी होती है। रेमेडी इज नथिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप में शायद किसी ने देखा है ना देखा हो। आपको यदि एक बबूत या रेती भी दे दी जाए और यदि आपको साइकोलॉजिकली कह दिया जाए कि इस पर्टिकुलर चीज से आपका उपाय हो जाएगा तो 50% आदमी अपना आप ठीक हो जाता है। सो एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल इन रेमेडीज, नथिंग इज प्रैक्टिकल। तो आप ये चीज अच्छे से मानकर चलो। खैर, अपने अपने बिलीव है, मैं किसी के बिलीव पर कोई वो नहीं करूंगा। बाकी मेरा अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, तो कोई माइंड ना करे इस चीज को। अब आ जाता हूँ मैं आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, मृत्यु भाग। एंड में बता रहा हूँ मृत्यु भाग के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और ये परेशान होने की भी बात है। मृत्यु भाग में एक सर्टेन डिग्री पर हर एक राशि में सभी प्लेनेट मृत्यु भाग में माने जाते हैं। मृत्यु भाग के बारे में भी मगर वहां पर कंट्रोवर्सी है। एस्ट्रोलॉजी में कंट्रोवर्सी बहुत है। जो महान विद्वान आए उन्होंने अपनी अपनी मृत्यु भाग बता दिया। देखिए, बृहद जातिका में कुछ और है, लघु पाराशरी में कुछ और है, केन राव सर कुछ और यूज करते हैं, बीवी रमन सर कुछ और यूज करते हैं, CS पटेल सर कुछ और यूज करते हैं। मतलब मृत्यु भाग भी है, सारे लोग सेम यूज नहीं करते। मैं जो कंसीडर करूंगा यहाँ पे बृहद जातिका में जो दिया हुआ है वो मृत्यु भाग टेबल सबसे एक्यूरेट है। तो पहले मैं बताता हूँ मृत्यु भाग क्या है। आप जो आज की क्लास में है वो लेकर जाएं, इस चीज को सीख कर जाएं, जिससे आगे आपको कभी भी क्वेश्चन अराइज ना हो कि मृत्यु भाग की क्या इंपॉर्टेंस है। एक मैं शेयर कर रहा हूं, अभी शेयर करके ही मैं कराऊंगा अभी आज की क्लास जो बची हुई है। देखिए, मृत्यु भाग की कई सारी टेबलें मैंने बना रखी है यहाँ पर, अलग अलग लोगों की है। आपको जो मेरी सजेशन है, बृहद जातिका की मृत्यु भाग की टेबल सबसे एक्यूरेट है। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ।
आपकी लगन से लेकर आपके 9 प्लैनेट्स हैं, तो टोटल 10 लिखे हुए हैं। लग्न सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये साइन लिखे हुए हैं, 12 राशियां। अब एरीज साइन में आपकी लगन यदि 1 डिग्री पर है तो उसे मृत्यु भाग में मानेंगे। सूर्य यदि 20 डिग्री पर है एरीज साइन के अंदर तो उसे मृत्यु भाग में मानेंगे। मून यदि 26 डिग्री पर है तो वो मृत्यु भाग में माना जाएगा। मार्स 19 डिग्री पर है तो मृत्यु भाग में माना जाएगा। ऐसे ही आप किसी में भी देख सकते हो कि टॉरस में आपका यदि आप देखिए आपके कौन से प्लेनेट कहां पर हैं। जैसे सूर्य देखा आपने, आप देख लीजिए कहां पर है। यदि वो एरीज में 20 डिग्री पर है तो मृत्यु भाग में, टॉरस में 9 डिग्री पर है तो मृत्यु भाग में, जेमिनी में 12 डिग्री पर है तो मृत्यु भाग में। तो आप अपनी कुंडली के हर एक प्लेनेट को देख लीजिए कि कौन सा प्लेनेट आपकी कुंडली में मृत्यु भाग पर है। अब यहां पर लिखी हुई है एग्जैक्ट डिग्रीज, जैसे सूर्य 20 डिग्री। अब एग्जैक्ट डिग्री पे तो कोई प्लेनेट मिलेगा नहीं आपको, उसमें कुछ मिनट और सेकंड होंगी। तो देखिए इसके अलग अलग लोगों की उसमें अलग अलग रूल हैं, मगर जो केन राव सर का जो मैं आपको फंडा बता रहा हूं, केन राव सर ने ये बताया कि आप ये मान के चलिए अराउंड 20 मिनट तक यदि वो इस डिग्री से आगे या पीछे है तो उसे मृत्यु भाग में मान लेंगे। मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, यदि आपका सूर्य एरीज साइन में एग्जैक्ट 20 डिग्री पर तो नहीं होगा, 19 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री 20 मिनट तक है तो आप उस सूर्य को मृत्यु भाग के अंदर मानकर चलेंगे। इसमें भी अलग अलग लोगों की अलग अलग वो है राय, मगर आप उसको 20 मिनट तक मान लीजिए। यहां पर जो भी डिग्री दे रखी है, अब जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की कुंडली में एरीज साइन के अंदर सूर्य 20 डिग्री से 20 मिनट आगे या पीछे है तो आप उसके सूर्य को मृत्यु भाग में मानकर चलेंगे। इसी तरीके से सपोज किसी का वृश्चिक साइन के अंदर मरकरी 10 डिग्री पर मृत्यु भाग में होता है तो 10 डिग्री से वो 20 मिनट पीछे या 20 मिनट आगे वो रफली, हालांकि हर एक की भी कुछ मिनट्स की वो कैटेगरी है, फास्ट मूविंग के लिए कुछ कम ली हुई है और स्लो मूविंग के लिए कुछ ज़्यादा ली हुई है, मगर वो उतना ज़्यादा हमें चक्कर में नहीं पड़ना है। 20 मिनट मतलब 9 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री 20 मिनट तक यदि मरकरी स्कॉर्पियो में है तो उसे मृत्यु भाग में मानेंगे। इस तरीके से आप अपनी कुंडली के सभी 12 ग्रहों, वो सॉरी 9 प्लैनेट्स और लग्न को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? देखिए लग्न आपकी किसी न किसी राशि में होगी। अब आप देख लीजिएगा कि वो जिस भी राशि में है, सपोज टॉरस में आप देखिए वो 14 डिग्री पर है, इसका मतलब कई मृत्यु भाग में नहीं है वो, क्योंकि टॉरस में 14 डिग्री मृत्यु भाग होता ही नहीं है। इसी तरीके से आपकी सपोज किसी की लग्न वर्गों में, आपने देखा वर्गों में यदि 2 डिग्री है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए कि लग्न मृत्यु भाग में तो नहीं है। अब यहाँ पे सावधान का मतलब ये नहीं है कि डरना है, सावधान केवल इतना ही होना है कि मृत्यु भाग में, अब इसे मैं कैसे देखूंगा। तो ये पहले मृत्यु भाग का मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि मृत्यु भाग हम देखते कैसे हैं। तो यहां पर आप में से कोई हैंड रेज कर दीजिए यदि किसी को नहीं समझ में आया हो, तो केवल देखना समझ में नहीं आया हो तो वो हैंड रेज कर सकता है आप में से सब। चलो ज्योति कृष्णन मैम के अलावा सबको समझ में आ गया जी। मैम मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए क्या समझ में नहीं आया। ये आपने सन मून ठीक है, बाकी का तो दो राशि होता है ना, डिग्रीज मार्स 14 डिग्री मतलब तो ठीक है, एनीथिंग यू टेक और चार्ट बार दिखाइए, मैं बता देती हूँ। नहीं क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है। चार्ट थोड़ा दिखाइए। हाँ देखिए चार्ट। हाँ अगर देखिए, अगर आप अभी टॉरस में मून तो 12 डिग्री में, वो तो मृत्यु भाग में, ठीक है। 11 डिग्री, हाँ टॉरस में मून 12 डिग्री पर मृत्यु भाग में, ठीक है। अगर टॉरस में मार्स आने से 28 डिग्री का है क्या? टॉरस में मार्स 28 डिग्री है, यस। अच्छा सिर्फ टॉरस में, ओके ओके थैंक यू। मैंने सोचा मार्स को तो दो ओके, नहीं चलो। शशिबाला मैम आप कुछ पूछ रहे हैं? गुड इवनिंग सर। इसमें सारे प्लैनेट तो दे दिए हैं, डिग्रीज भी दे दिए हैं, बट अगर कोई रेट्रो है तो उनका कैसे देखेंगे? मैडम रेट्रो को कुछ अलग नहीं करते हैं, नेटल चार्ट में रेट्रो हो चाहे डायरेक्ट हो सब इक्वल होते हैं। तो जो डिग्री होगी वही कंसीडर करेंगे? मैंने 20 मिनट आगे और पीछे कर दिया है ना, तो वही डिग्री कंसीडर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके
अब ये तो मैंने एक चीज बता दी कैसे देखा जाता है मृत्यु भाग। अब इसका मैं आपको यूटिलिटी बता रहा हूं जिसमें कि हम ज्यादातर लोग डरे होते हैं। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस बिहाइंड दैट, और ये रिसर्च बेस्ड कंसेप्ट है। पहली बात ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर यदि कोई भी प्लेनेट मृत्यु भाग में है तो वो आपको उस प्लेनेट की जो भी लॉर्डशिप है, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, नोट भी कर सकते हो आप। कोई भी प्लेनेट मृत्यु भाग में है, वो कहाँ आपको प्रॉब्लम्स देगा, कब नहीं देगा वो भी बताऊंगा। तो इसमें पहले नियम लिखे हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। 4 नियम बना रखे हैं। ए प्लेनेट इन मृत्यु भाग विल गिव गुड एंड बैड रिजल्ट बेस्ड ऑन इट्स, मतलब जरूरी नहीं हो खराब ही अच्छे ही देगा या बुरा ही देगा, दोनों तरीके के रिजल्ट देगा। किस बात पे बेस करेगा? डिग्निटी, इट्स डिग्निटी, प्लेनेट की डिग्निटी, जिस पर मैं अभी तक बात कर रहा था। योगास फॉर्म्ड बाई प्लेनेट, बेनिफिक और मेलिफिक एस्पेक्ट, ये सब डिग्निटी का हिस्सा है। ए प्लेनेट इन गुड डिग्निटी एंड फॉर्मिंग गुड योगास अंडर एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक विल नॉट प्रोवाइड बैड रिजल्ट्स। मतलब जिस प्लेनेट की डिग्निटी अच्छी है वो मृत्यु भाग में होने के बावजूद भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। यहां पर मैंने क्या वर्ड लिखा है? विल नॉट प्रोवाइड बैड रिजल्ट। मैंने यहां पे नहीं लिखा है विल गिव गुड रिजल्ट। मृत्यु भाग में जो प्लेनेट बैठा है उसके गुड रिजल्ट देने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। पहला सेंटेंस, मृत्यु भाग में जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो क्या वो बुरे रिजल्ट देगा? नहीं। यदि वो उसकी डिग्निटी अच्छी है, सही बैठा हुआ है, इसके बाद आपका वो उसको बेनिफिक प्लेनेट से उसका एसोसिएशन है, तो वो आपको बुरे रिजल्ट भी नहीं देगा। तो रिजल्ट कैसे होंगे? न्यूट्रल काइंड ऑफ रिजल्ट होंगे। ना ही वो अच्छे रिजल्ट देगा ना ही बुरे रिजल्ट देगा। मतलब वो आपका अच्छा तो नहीं कर पाएगा मगर बुरा भी नहीं करेगा, आप ऐसा मानकर चलेंगे। ऐसा प्लेनेट कौन होता है जो अच्छा बुरा ना करे? मतलब उसकी दशा आपकी सूखी निकल जाएगी, जिसे बोलते हैं ना सूखी। ना आपको आपका उसने कुछ बुरा किया ना आपका उसने कुछ अच्छा किया। आपके घर के आगे से कोई कार निकल गई, उसने ना हॉर्न बजाया ना आपको पता चला, इस तरीके से उसकी दशा निकलेगी। तो पहला नियम ये ध्यान रखेंगे, क्या मृत्यु भाग में बैठा हुआ प्लेनेट खराब ही रिजल्ट देता है? तो मेरा आंसर है नहीं, वो आपके खराब रिजल्ट नहीं देगा यदि उसकी डिग्निटी ठीक है। तो मृत्यु भाग में बैठे हुए प्लेनेट की डिग्निटी चेक करेंगे। मगर इसका दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है दूसरे के बगैर। बट वन कॉमन रिजल्ट is if a planet in मृत्यु भाग, then for sure relative or body part signified by that planet or house will suffer a lot and face lots of problems in life. That relative for sure will be affected badly. पहला सेंटेंस जो मैंने बोला था वो ये बोला था कि यदि कोई प्लेनेट की डिग्निटी अच्छी है, डिग्निटी का मतलब वही वेल प्लेस्ड है, एसोसिएटेड विद बेनिफिक है, अच्छे योगा भी बना रहा है, तो वो आपको मृत्यु भाग में होने के बावजूद भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। अच्छे रिजल्ट बोला नहीं है मैंने, तो कंफ्यूज नहीं होगा, खराब नहीं देगा। मगर कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली के मृत्यु भाग में बैठा हुआ है तो वो आपको आपके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स और रिलेटिव से रिलेटेड जो भी उसके सिग्निफिकेशंस हैं या जो भी उसके भाव हैं उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली देने वाला है। जो मेरे आपने जिन्होंने शनि के वॉटरी साइन के वीडियोस देखे होंगे या जुपिटर वीनस या मार्स के एयर साइन के वीडियोस देखे होंगे, सेम चीज़ मृत्यु भाग में बैठे हुए प्लैनेट्स पर भी एप्लीकेबल है कि कोई प्लैनेट आपकी कुंडली के मृत्यु भाग में बैठा हुआ है तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड जो भी आपके रिलेटिव्स हैं और जिन भावों की लॉर्डशिप है उनसे रिलेटेड आपके ऑर्गन्स एंड रिलेटिव से रिलेटेड ट्रबल्स आप जरूर सफर करेंगे। थर्ड वन पॉइंट, इफ 6, 8, 12 लॉर्ड आर इन मृत्यु भाग, छठे 8वें 12वें भाग कमजोर हो जाता है मृत्यु भाग वाला प्लेनेट, खराब हो जाता है, वीक हो जाता है जो मृत्यु भाग में चला गया। तो 6, 8, 12 मृत्यु भाग में चले गए, बढ़िया, वीक हो गए तो नीच भी हो जाते हैं 6, 8, 12 तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, 6 लॉर्ड जितना मजबूत है उतना परेशानी करेगा, 6 लॉर्ड जितना वीक है उतना अच्छा है। तो 6, 8 एंड 12 लॉर्ड इन मृत्यु भाग, then it provide excellent result related to signification of that planet
और हाउस कंडीशन प्रोवाइडेड इट शुड हैव स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसके अंदर। इन होरोस्कोप एंड एस्ट्रोलॉजर 8th हाउस और इट्स लॉर्ड इज इन मृत्यु भाग, देन इट इज ए ग्रेट पोजीशन एंड विल प्रोवाइड गुड रिजल्ट। तो यदि आपका होरोस्कोप के अंदर एस्ट्रोलॉजर के 8th हाउस के अंदर कोई भी प्लेनेट मृत्यु भाग में बैठा हुआ है या 8th लॉर्ड आपका मृत्यु भाग के अंदर है तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। तो 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड यदि आपके मृत्यु भाग के अंदर बैठे हुए हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस के, और एज वेल एज उसके लॉर्डशिप के हाउसेस के आपको बेटर रिजल्ट देंगे, खराब रिजल्ट आपको नहीं देंगे। तो 6, 8, 12th लॉर्ड आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट है फॉर टाइमिंग ऑफ रिजल्ट लुक एट द भृगु चक्र पद्धति, ईयर ऑफ मृत्यु भाग प्लेनेट इज गेटिंग एक्टिवेटेड। चलो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा समअप कर देता हूँ मृत्यु भाग के बारे में। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हर एक प्लेनेट की हर राशि में मृत्यु भाग पे होता है, वो एक सर्टेन डिग्री पर मृत्यु भाग में होता है। अब प्लेनेट मृत्यु भाग में है तो आपको क्या क्या देखना है। यदि वो प्लेनेट मृत्यु भाग में बैठा हुआ है और वो आपको जो भी प्लेनेट है यदि उसकी डिग्निटी अच्छी है, अच्छे योग बना रहा है, बेनिफिक प्लेनेट के वो आपके एसोसिएशन के अंदर है, तो वो आपको खराब रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होगा। जो भी प्लेनेट मृत्यु भाग में होता है उस प्लेनेट के बारे में एक खास बात है कि उससे रिलेटेड आपके फिजिकल ऑर्गन्स और जो भी रिलेटिव्स हैं वो डेफिनेटली सफ़र करेंगे उस प्लेनेट और उस प्लेनेट की लॉर्डशिप के हाउसेस से रिलेटेड। ये सेकंड रूल है। थर्ड वन, यदि आपके 6, 8 एंड 12th लॉर्ड मृत्यु भाग में चले जाते हैं तो वो आप ये मान के चलिए आपके लिए वो वीक हो जाते हैं। तो 6, 8, 12th के जो नेगेटिव आपको रिजल्ट हैं वो नहीं मिलेंगे, और ये मान के चलिए नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इट मीन्स इट इज़ बेटर फॉर यू, इस तरीके से हम मानकर चलेंगे। इन जनरल 6, 8, 12th जो भी आपके इन जनरल मृत्यु भाग में जब प्लेनेट बैठ जाता है तो वो आपके हेल्थ और फिजिकल सिग्निफिकेशंस को ही खराब करता है, बाकी किसी भी चीज़ को खराब नहीं करता। तो ये आपका मृत्यु भाग से रिलेटेड है। इसके अलावा मृत्यु भाग का मतलब मृत्यु बिल्कुल भी नहीं है। मृत्यु भाग का मतलब है आपका ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो सपोज किसी का मरकरी मृत्यु भाग में बैठा हुआ है, तो मरकरी मृत्यु भाग में बैठा हुआ है तो मरकरी मतलब आपके कजन्स वगैरह से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्पीच के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। आएगी कौन सी एज के में वो हम भृगु चक्र पद्धति से निकालते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप दशा अंतर दशा देख सकते हो कि मृत्यु भाग में बैठे हुए प्लेनेट की जब दशा और अंतर दशा आएगी एट दैट टाइम ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। तो मृत्यु भाग का मतलब आपको कब नहीं देगा, यदि वो प्लेनेट है मृत्यु भाग में है वो आपके रिजल्ट आपको खराब नहीं देगा। यदि उसकी डिग्निटी अच्छी है और वो अच्छे योगा फॉर्म कर रहा है, उनका बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है, मतलब अफ्लिक्टेड नहीं है, तो वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। 6 से 12th लॉर्ड मृत्यु भाग में बैठ जाते हैं तो आप मान के चलिए वो आपके लिए बेटर है। और मृत्यु भाग में बैठे हुए प्लैनेट्स के बारे में ये कॉमन चीज़ मानकर चलिए, जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में मृत्यु भाग में बैठा है आप समझ लीजिए उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन आपके जो रिश्तेदार हैं और उसके लॉर्डशिप हाउसेस के जो रिश्तेदार और ऑर्गन हैं उनमें आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द मृत्यु भाग। ऐसा होता है, देखिए आपने एक क्वेश्चन पूछा है मैम कि इट विल गिव रिजल्ट ओनली ड्यूरिंग दशा, तो ये आप तो नियम मान लीजिए बगैर दशा के किसी प्लेनेट का कोई सिग्निफिकेशन नहीं है। आपकी कुंडली में जो 2-3 प्लेनेट का तो कोई रोल ही नहीं होता पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि दशाएं मैक्सिमम 6 या 7 आती है, प्लेनेट 9 है। तो जिन प्लेनेट की दशा नहीं आती उन्हें आप कट कर दीजिए, जिन भावों से रिलेटेड दशा नहीं आती उन्हें कट कर दीजिए, उनके रिजल्ट आपको पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं मिलेंगे। अंतर दशाएं छोटे छोटे पीरियड की आती हैं तब थोड़े बहुत रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज आपका जब तक किसी प्लेनेट की दशा नहीं है वो प्लेनेट का कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके का। तो दशा आएगी तभी रिजल्ट मिलेंगे। हाँ नीलम मैम बोलिए, आप अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलिए मैडम नीलम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसे गुरु राहु के साथ बैठा तो हम पीड़ित माने, ठीक है ना? राहु के साथ गुरु बैठा हुआ है तो कहाँ पे बैठा है उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो अगर उनकी डिग्री दूर दूर है, मान लो राहु की डिग्री 3 डिग्री है और गुरु की 26 हो गई,
तो काफी फासला है, हाँ। तो क्या हम उसको पीड़ित मानेंगे? हाँ, ज्यादा असर नहीं। गुरु राहु हमेशा पीड़ित नहीं माने जाते। गुरु राहु आपके यदि केंद्रीय त्रिकोण में आकर बैठ जाते हैं, उनकी लॉर्डशिप पे भी डिपेंड करेगा गुरु पे, तो वो राजयोग भी फॉर्म करते हैं, पीड़ित नहीं होते फिर वो। हाँ, वो तो है। अगर हाँ। पर अक्सर ऐसा माना जाता है ना कि गुरु के साथ राहु है और वो कोई भी ये राजयोग नहीं बना रहे। हाँ, तो मगर 26 डिग्री है तो फिर तो वो उन दोनों में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। अंतर, अच्छा अंतर ज्यादा, हाँ। 3 डिग्री से अंतर ज्यादा है तो हम उसको पीड़ित नहीं मानेंगे। असर नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा दूर हो गया है, मान के चलो। अच्छा, असर नहीं पड़ेगा। जी, जी। ओके, थैंक यू। जी, परवीन जी। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। सर एक ही कंसेप्ट जो सॉफ्टवेयर में दिया जाता है कि मृत्यु भाग से इतनी डिस्टेंस है, उससे क्या मतलब वेरी करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझा नहीं, क्या कह रहा हूँ? जो राशि लाइट सॉफ्टवेयर देखते हैं उसमें जब मृत्यु भाग देखते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम मृत्यु भाग दी जाती है, कितनी दूर है मृत्यु भाग से। भाई ऐसा होता है कि मृत्यु भाग के जितना क्लोज होगा वो आपको एफ्लिक्टेड होगा, दूर होगा तो कम एफ्लिक्टेड होगा। नहीं, या तो हमने 20 मिनट में इसको कन्फाइन करके 20 तो मिनट उतना अब बाकी उसके अलावा मृत्यु भाग में माना ही नहीं जाता प्लेनेट। पर वो मृत्यु भाग से जितना अवे है आपको, तो वो ये मान के चलिए कि वो थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है। दूसरा सर डिग्निटी में हम क्या क्या चीज देखेंगे? कंबशन देखेंगे, डेबलेशन देखेंगे और पीड़ित देखेंगे, पापत्री देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। 6 8 12 लॉर्ड से तो एफ्लिक्टेड नहीं है, नेचुरल मेलिफिक से तो एफ्लिक्टेड नहीं है, प्लेनेटरी वॉर में तो नहीं है, मतलब जो भी एप्लीकेशन के रूल होते हैं बिल्कुल वो सब कुछ डिग्निटी वो सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं। अगर ये 6 8 12 का लोड मृत्यु भाग में आएगा तो तब वो बॉडी पार्ट को प्रॉब्लम करेगा, नहीं करेगा? नहीं, बॉडी पार्ट को वो तभी भी प्रॉब्लम करेगा, मगर इन जनरल वो 6 8 12 के कोई खास बॉडी पार्ट्स नहीं होते, पर प्रॉब्लम वो तभी भी करेगा ना। कोई बहुत रिलेटिव्स होते हैं तो 6 8, सिग्निफिकेशन तो हो ही सकते हैं ना उसके सर। हाँ, लिविंग सिग्निफिकेशंस को प्रॉब्लम करेगा। मृत्यु भाग का हर प्लेनेट लिविंग सिग्निफिकेशंस को प्रॉब्लम करता है। तो अगर हमारा एप्लीकेशन में है और मृत्यु भाग में भी आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो खराब रिजल्ट देने देने उसमें बस ये है कि सत्यानाश और सवा सत्यानाश वाली बात हो जाएगी सर। हाँ, तो देना ही है वो तो। एफ्लिक्टेड है तो वो फिर आपका और ज्यादा खराब करेगा ना। हाँ, मतलब और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला था कि उसकी डिग्निटी अच्छी है, इट मींस इट इज नॉट एफ्लिक्टेड, तो मैंने कहा इट विल नॉट गिव बैड रिजल्ट्स। मगर वो डिग्निटी सही नहीं है, मतलब एफ्लिक्ट भी हो गया और मृत्यु भाग में भी है, तो वो डेफिनेटली खराब रिजल्ट देने वाला है आपको। एक लास्ट क्लास का सवाल है सर, पूछ लो। बोलिए। एक सर प्लेनेट जैसे हमने देखा पीड़ित है कि वो खराब रिजल्ट देगा, तो वो शटबल में भी कमजोर हो गया, तो हम मतलब कैसे आइडिया लगाएंगे कि वो जो है कि अच्छे मतलब रिजल्ट खराब नहीं करेगा? शटबल में कमजोर हो गया सर बहुत ज्यादा, पॉइंट मतलब 1 से बहुत नीचे आ गया, 0.7 आ गया सर, तो उसमें ताकत ही नहीं है, खराब रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा वो। तो लेकिन उसने तो प्रॉब्लम करी ना बंदे को, जो है मैसेज डाला था उसने, प्रॉब्लम करी ना, बंदे को सस्पेंड करा दिया उसने। नहीं, वो एक अलग चीज है। आप केवल उसका वो मत देखिए, और नवांश वगैरह D10 वगैरह भी देखिए ना, कोई और प्लेनेट का भी तो रोल हो सकता है, जरूरी थोड़ी उसी का है। अंतर भी होगा, प्रत्यंतर में भी होगा सर। नहीं, तो अपनी खुद की अंतर प्रत्यंतर में तो सिग्निफिकेशन का रिजल्ट देता है, लॉर्डशिप के रिजल्ट देता ही नहीं है प्लेनेट। नहीं, एमडी में तो एमडी सर अंतर प्रत्यंतर था ना, एमडी तो किसी और की थी। नहीं, MD AD पे देखिए ना, MD लॉर्ड कौन सा है, और उन्हें कोई और प्लेनेट तो एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस पे बेस भी हो सकता है आपका। तो स्पेसिफिक केस के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि पता चले उसका दशमांश गलत हो, बंदे का नवांश गलत हो, पर इन जनरल जो रूल हैं वो जनरल है, और उनके एक्सेप्शंस आपको हर जगह। मैडम AMX गेमिंग आप म्यूट करें पूरा, नहीं फिर डिस्टर्बेंस आएगा पूरी क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू। काइंडली जिसको मैं नाम बोलूँ उसके अलावा कोई भी वो अनम्यूट ना करे, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वही केवल करें। वंदना ठाकुर मैम आप बोलिए। हितेश गौड़ आप बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर एक मेरा सवाल पिछली क्लास से रिलेटेड है, जिसमें आपने बताया हुआ था युति और दृष्टि के बारे में, कि अगर जैसे सपोज आपने जो एक चार्ट दिखाया था उसमें शनि बैठा हुआ था फर्स्ट हाउस के अंदर, और उसकी डिग्री थी करीब 28 डिग्री के आसपास, और 7th हाउस में बैठा हुआ था गुरु जिसकी डिग्री 9 डिग्री के आसपास थी, तो इनका 20 डिग्री 21 डिग्री के आसपास का इनका डिस्टेंस बनता था। तो आपने बताया कि इनकी दृष्टि संबंध नहीं बनेगा,
तो मेरा सवाल सर ये है कि दृष्टि संबंध गुरु के साथ तो नहीं बनेगा, बट शनि की दृष्टि 7th हाउस पे तो मानी ही जाएगी। 7th हाउस पे मानी जाएगी यदि उसके भावमत की डिग्री के ज्यादा क्लोज है वो। तो मतलब जो उसके असेंडेंट डिग्री से लिंक करिए उसको आप। अच्छा असेंडेंट डिग्री के आसपास है तो वो पूरी दृष्टि होगी, और यदि असेंडेंट डिग्री से सैटर्न ज़्यादा दूर है तो वो दृष्टि थोड़ा कम हो जाएगी उसकी, या नहीं के बराबर होगी। तो नहीं के बराबर अगर हो जाएगी तो सपोज तो इट विल नॉट अफेक्ट, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। 7th हाउस को भी जो डिले मैरिज में डिले है वो भी नहीं होगा फिर। हाँ, सैटर्न वैसे भी डिले नहीं करता। अच्छा, उसकी दृष्टि डिले नहीं करती। ऐसे है ये सैटर्न की तो 3 दृष्टियां होती हैं, एक जगह बैठा होता है तो सभी की कुंडलियों में वो कॉम्बिनेशन मिल जाता है, इसलिए हम आप जैसे लोग कह देते हैं कि शनि डिले करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 दृष्टि तो है ही ना उसकी, एक तो बैठा हुआ है, फिर वो लॉर्ड को देख लेगा या फिर वो 7वें भाव को देख लेगा, सभी की कुंडलियों में होता है। तो आपके पास जो डिले वाले केस आएंगे ना, उसमें आपको लगेगा शनि देख रहा है, आपकी कुंडली में भी देख रहा होगा, जिसकी 21 साल की उम्र में शादी हुई होगी या 25 में हुई होगी, उसमें भी देख रहा होगा। अब सर पढ़ा यही है हमने कि जहाँ जिस हाउस को देखेगा उसमें डिले कराएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 5th हाउस को देख लिया तो बच्चे में डिले करा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकली जिनका डिले नहीं हुआ उनके में भी देख रहा होगा। रीजन मैं बता रहा हूँ, आप वेरीफाई करोगे तो आपका स्टेटमेंट सही है। उसका कारण क्या है कि शनि की 3 तो दृष्टियां है, एक जगह वो बैठा होता है, 4 चीज हो गई। फिर वो हाउस और उसके लॉर्ड को भी तो देखते हैं हम। बिल्कुल ठीक बात। तो हाउस या लॉर्ड किसी न किसी में वो 75% कुंडलियों में देख रहा होगा। ही देगा। बिल्कुल, तो डिले होता तो सबका ही होता है। थैंक यू सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बंदा ठाकुर बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम। भाई ऐसा है, जिसको छोड़ के जाना हो वो जा सकता है। अब मैंने जो बताना है वो एंड हो गया है। जो अपनी चॉइस से रुकना चाहे, कंपल्सन की वजह से कोई मत रुकना, और जो रहना चाहे वो रह सकता है। जी बताइए मैम। हाँ जी सर। सर अभी आप बता रहे थे कि जैसे जो ग्रह है जिसकी एमडी नहीं आती वो हमारे काम नहीं आता, लेकिन सर जब उसकी एडी आएगी तो वो मतलब कि हमें रिजल्ट देगा उतने ही जैसे वो एमडी में देगा, और एसडी और पीडी में जैसे अभी आप बता रहे थे कि सिर्फ नेचुरल सिग्निफिकेंस के ही मिलेंगे। ऐसा होता है कि दशा में इसलिए हम मानते हैं कि भाई वो एक लंबा पीरियड होता है, कि आपका किसी की भी दशा आएगी तो 10 साल चलेगी, 18 साल चलेगी, 17 साल चलेगी, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चेंजेस लेकर आएगा वो कुछ ऐसे आएंगे। अब अंतरदशा आपकी 2 या 3 साल होगी, तो एक लाइफ स्पेन के लिए 2-3 साल का पीरियड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि अंतरदशाएँ तो आती रहती हैं रिपीट होकर, और यदि महादशा नहीं आई तो उसका रोल उतना इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता नहीं है। सर एक मिनट सर, मैंने अभी पूछना था जैसे सर, तो मैं ये मेरा कंफ्यूजन था, जैसे टॉरस लगन है उसमें जो होता है जुपिटर होता है वो 8th लॉर्ड होता है, तो मतलब कि अगर उसकी दशा नहीं आती तो वो अच्छा ही करेगा, मतलब कि धन और लाभ और बच्चे वगैरह सब वो देगा, मतलब कि लॉस वगैरह का सीन उसका कम रहेगा लाइफ में। अच्छा क्यों करेगा? सर वही पूछ रही हूँ कि मैं कैसे फंक्शनल मैलिफिक भी है नहीं, पर आप जुपिटर को पर जोर क्यों दे रहे हो? आपकी जिसकी दशा नहीं है उस प्लेनेट को तो देखना ही नहीं है आपको। वही पूछ रही हूँ सर, मान लीजिए उसकी दशा नहीं आती तो फिर आप फिर मान लीजिए तो उस कुंडली को आप बंद कर दो, जुपिटर को उसमें से काट के रख दो। नहीं सर, वो कहीं पर बैठा तो होगा, उसके जो नहीं बैठा होगा तभी भी तो दशा आएगी, तभी तो कुछ करेगा। जब दशा नहीं है तो वो एक तरीके से आपका टीम से बाहर है। वो 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना क्रिकेट में, वो 12वां खिलाड़ी है, पानी लेकर आएगा। जब दशा नहीं है तो वो क्या करेगा बताओ मुझे? वो उसको बैटिंग भी नहीं मिलेगी, बॉलिंग भी नहीं मिलेगी। सर वो आपकी एक वीडियो थी ना जिसमें आपने बोला था एज अ प्लेनेट भी काम करेगा अगर लॉर्डशिप नहीं काम करेगी, तो मैं उसलिए नहीं, एज ए प्लेनेट भी तो दशा में ही करेगा ना, वो वैसे कैसे करेगा यदि उसकी दशा नहीं है तो? अच्छा एक्चुअली क्या होता है, देखो जो वीडियोस होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर पार्ट को लेके हम लोग बनाते हैं। एक टॉपिक का एक छोटा पोर्शन पकड़ा, पर उसका सारा बैकग्राउंड तो उस वीडियो में नहीं कवर किया जाता। पर आपको ये मान के चलिए बेसिकली जब तक किसी प्लेनेट की दशा नहीं है वो अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। अब अंतरदशाएं आती हैं उनमें उसका रोल होता है, मगर वो छोटे पीरियड की होती है, इसलिए वो बहुत आपकी ज़िंदगी में जिसको बोलते हैं ना बहुत विजिबल चेंजेस नहीं कर पाता। सर एक लास्ट पूछना था मैडम, अगली क्लास में पूछ लेना, और 10 लोगों ने लाइन लगा रखी है। सर लास्ट सर एक जना 5-5 क्वेश्चन पूछेगा तो फिर मैं कहाँ जवाब दे पाऊंगा? जी सर
हाँ जी सर, वो आपने मेरे को बोला भी था, जैसे आपने मैंने पूछा था कि भावेश बली हो, कारक वीक हो, तो बल्कि वो जैसे अब किसी का किसी और 9 क्लास में बात बहुत करेंगे मैडम, अभी आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ही आंसर करूंगा, बाकी मैं नहीं करूंगा किसी के भी, क्योंकि वो फिर क्योंकि ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एंडलेस है। अब जब हम मिक्स करेंगे ना तो देखिए मैं आप लोगों से जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। अभी आज की क्लास से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, बाकी कोई भी मैं आंसर नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास में जनरल डाउट्स के लिए ले लूंगा, उसमें मैं कोई टॉपिक नहीं कराऊंगा, उसमें आप क्वेश्चन पूछोगे उनके मैं आंसर दे दूंगा। तो ठीक है विवेक सर, पटेल जी आप ठीक है। पूछिए। हाँ जी सर, जैसे सर आपने बताया वो मृत्यु भाग के जैसा शुक्र सर पत्नी का कारक रहता है, शुक्र मृत्यु भाग में तो हो सकता है उसकी शादी ना हो पाए, ऐसा हो सकता है सर? नहीं, शादी ना हो पाए वर्ड मत बोलो, वो तो आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए। वाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ बीमार भी हो सकती है, और शुक्र से रिलेटेड और भी सिग्निफिकेशन है, आपके खुद के ऑर्गन्स में परेशानी हो सकती है। जी जी जी। तो इस तरीके की चीजें, शुक्र अपना आप में एक आपका एलिमेंट होता है, उसमें परेशानी हो सकती है आपको। जी जी। और सर एक और सर, लग्न का जो मृत्यु भाग रहता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? वो आपकी लगने के लिए ठीक नहीं होता। नहीं मतलब जब सर कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा तो फिर दिक्कत ट्रांजिट आएगी सर? ट्रांजिट करेगा तो दिक्कत, मतलब लगने मृत्यु भाग में है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी जनरली, क्योंकि मतलब लग्न health ऑलवेज वगैरह एक्टिवेट होती है लाइफ में। लग्न कभी इनएक्टिवेट नहीं होती, ट्रांजिट की जरूरत नहीं होती लग्न पे। लग्न ऑलवेज एक्टिवेटेड होती है, आपका शरीर हमेशा होता है, लगने के पीछे सब कुछ होता है। तो लग्न मृत्यु भाग में होती है तो इन जनरल आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। मतलब हेल्थ इशू मान ले सर? हाँ, हेल्थ इशू है, और क्या प्रॉब्लम है। जी जी सर, थैंक यू सर। जी, रजनी अग्रवाल मैम। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था, लग्न अगर मिट्टी भाग में हो तो क्या फर्क? हाँ, तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू। राजपाल जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर आपने बताया कि जैसे कोई भी ग्रह अपनी दशा में ही फल देगा, और आपने ये भी बताया कि महादशा में ही अधिकतम देखें और थोड़ा बहुत अंतर दशा में देखें, लेकिन जो बाकी दशाएं हैं पीडीएचडी हैं जो है आगे की जो दशाएं हैं पीडीएचडी से आगे जो तीनों दशाएं हैं लास्ट वाली तीन, फिर उनका रोल कहाँ जाता है जीवन में ग्रहों के फलों में? उनका रोल सर नहीं के बराबर होता है। जो आपकी महादशा इज द बॉस, अंतरदशा इज द सबॉर्डिनेट, और प्रत्यांतर दशा सबॉर्डिनेट का भी सबॉर्डिनेट है। जैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जनरल मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, वो आपकी महादशा होगी, उनके जेई साहब हैं वो अंतरदशा होगी, उसका पियोन है वो प्रत्यांतर दशा होगी। पियोन क्या कर लेगा, सारा कुछ तो महादशा अंतरदशा के उसके अंदर है। अंतरदशा ऑर्डर करती है, प्रत्यांतर दशा को अलाउ करती है ऑर्डर देने के लिए। तो आपका जो जैसे जैसे नीचे की दशाओं पर जाओगे उनका रोल इनसिग्निफिकेंट होगा। उसने जब अंतरदशा ने काम लेना है तो इस ये वाली प्रत्यांतर दशा नहीं देगी तो अगली वाली से ले लेगा, वो अपना काम कहीं ना कहीं ले लेगा। तो प्रत्यांतर दशा केस में हम जाते हैं, जो आपके सडन इवेंट होते हैं, बहुत शॉर्ट इनसिग्निफिकेंट इवेंट होते हैं, उनको हम देखते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट को हम केवल अंतरदशा से देखते हैं। और अंतरदशा जी थैंक यू सर। हाँ, प्रतिभा चौधरी मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर जैसे अभी आपने बताया कि मृत्यु भाग में जो प्लैनेट होता है, तो ये मैंने देखा है हेल्थ और कैरियर सब मतलब प्रभावित हुआ अंतरदशा थी चंद्रमा की। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर दोबारा से मतलब अंतरदशा तो बार बार रिपीट होती है, हाँ होगी। तो सर अगर मतलब मान लिया मदर से प्रॉब्लम है और मून मतलब मदर का भी कारक है और मदर साथ में नहीं है, तो क्या तब भी वो कुछ मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल। क्योंकि मदर के द्वारा ओवरडोज दी गई दवा की, जो मतलब लगता है कि उससे मतलब सब कुछ हुआ। मतलब मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है उस पर्सन को, जरूरी नहीं है सेम ही प्रॉब्लम हो अगली बार। जी। मन का और मेंटेलिटी का भी कारक है ना चंद्रमा, और हो सकता है उसकी मदर को ही प्रॉब्लम हो जाए उस समय पर होगा सर जब भी अंतरदशा आएगी। हाँ, तो और वो महादशा पर भी डिपेंड करता है, और वो हो सकता है उसकी मदर को प्रॉब्लम हो जाए, अभी मदर की वजह से हुई और उसको हो सकता है बाद में मदर को ही प्रॉब्लम हो जाए। जी सर। जी जी। सुनीता मैम।
सुनीता मैम अनम्यूट करें मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ऑडिबल नहीं है। तब तक और ले लेता हूं मैं क्वेश्चन। कोकिला मैम, यू आर नॉट ऑडिबल मैम। सुनीता मैम, कोकिला मैम। जी सर। जी जी सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर आपने बात बताई प्लैनेट अच्छा है, उच्च का है और अच्छी भी जगह बैठा है, मगर सर वो लॉर्डशिप अगर खराब है तो फिर वो तो खराब ही रिजल्ट देगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खराब लॉर्डशिप का मतलब तो खराब सर- रिजल्ट नहीं होता। अच्छा ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लॉर्डशिप से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब अच्छा, तो डिग्निटी अच्छी है तो उसकी दशा आएगी तो फिर वो उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, मृत्यु भाग में है तो वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा, ये कह रहा हूं मैं। नहीं सर, मृत्यु भाग में नहीं है वो। अच्छा, वो उच्च का हो और अच्छी जगह प्लेस्ड है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आंसर कर सकते वो, फिर हमें उसका ओवरऑल देखना पड़ेगा। रिजल्ट मत डिस्कस करो, केवल वो डिस्कस करो क्योंकि रिजल्ट एक अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है जिसको देखने में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। तो वन गो में हम नहीं कह सकते रिजल्ट कैसे देगा। पर डिग्निटी उसकी अच्छी मानी जाएगी। अच्छी अगर डिग्निटी अच्छी वाला है, इन जनरल अच्छे रिजल्ट देता है। इन जनरल वर्ड बोल रहा हूँ मैं। चाहे वो लॉर्डशिप कोई भी हो, डिग्निटी वाइज वो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, डिग्निटी वाइज तो वो बेटर रिजल्ट देगा आपको हर हाल में। जी सर आप हाँ बिल्कुल मैम, बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जरूरी है कि कोई ना कोई प्लेनेट जरूर मृत्यु भाग में होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्लेनेट ना हो। नहीं, ज्यादातर कुंडलियों में कोई भी नहीं होता। अच्छा। हाँ अधिकतर कुंडलियों में एक भी प्लेनेट नहीं होता मृत्यु भाग में। और वरना हो जाए तो हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर तो डर डर के खुद ही मर जाए, और नहीं दोस्त औरों को डरा दे मृत्यु भाग में प्लेनेट बैठा हुआ है। ठीक है, वो ऐसा जरूरी नहीं है वो। चलो ओके, सबके आंसर्स हो गए। नमस्कार सभी को, धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।